दिल में अनेकों सपने लिए एकांशी सुहाग सेज पर बैठी अयांश का इंतजार कर रही थी। तभी अयांश आता है और उसे गुस्से में घूरते हुए कहता है, यह शादी केवल उस मनहूस रात की वजह से मुझे करनी पड़ी, वरना तुम मेरे पैर की जूती के बराबर भी नहीं हो। हमेशा याद रखना। जिसे सुन एकांशी की जो थोड़ी उम्मीद थी वह भी टूट जाती है। आखिर क्या हुआ था उस रात, यह जानने के लिए आप इस कहानी को अंत तक जरूर सुनिएगा। कहानी अच्छी लगे तो लाइक कर दोस्तों के पास भी शेयर कीजिएगा। इस कहानी का पिछला एपिसोड सुनने के लिए आप मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर सुन सकते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल को प्रेस कीजिएगा ताकि इस तरह की और भी कहानी आने पर आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। चलिए कहानी सुनते हैं। आरोही की बात को सुनते हुए प्रेम ने महसूस किया कि आरोही नक्श नाम के लड़के से काफी प्रभावित है और उसी के लिए रेडी हुई है। इसलिए उसने तुरंत ही कार को सड़क के एक किनारे पर रोक दिया और अपने दिल के डर को सवालों में लपेटकर आरोही से पूछना शुरू कर दिया। नक्श कौन? तुम उसे दिखाने के लिए रेडी क्यों हुई हो? क्या वो तुम्हारा बॉयफ्रेंड है? तुम दोनों कब से डेट कर रहे हो? क्या ये सब कुछ मेरे जाने के बाद से शुरू हुआ है? आरोही ने हैरानी से कहा। ये किस तरह का रिएक्शन है? नक्श अब तक तो ना मेरा बॉयफ्रेंड है और ऐसा लगता है ना ही कभी होंगे। वो बहुत अलग है। वो सिर्फ मुझसे लड़ते हैं। वो कभी मुझे स्पेशल महसूस नहीं कराते। ये बात और कि उनके साथ मैंने अपना पहला किस शेयर किया था। तो तुमने उसे किस भी किया है? प्रेम अचंभे से चिल्लाया। आरोही जल्दी से अपने शब्दों को बदलते हुए बोली, वो एक बार गलती से हो गई थी, लेकिन नक्श के लिए उसका कोई मतलब नहीं है। और तुम्हारे लिए तुम्हारे चेहरे के रिएक्शन से लग रहा है कि वो किस तुम्हारे लिए सब कुछ है। प्रेम उदास भाव से बोला। वो मेरे दिल के एक खास जगह लिए हुए है। मैं नक्श और उनके करीब होने के एहसास को भूल नहीं पाती, आरोही ने कहा। आरोही के इन सभी बातों से प्रेम कंफर्म हो गया कि वो नक्श से प्यार करती है। इस वक्त उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसके दिल को किसी नुकीले खंजर के ऊपर रख दिया गया हो और उसने अपने बचपन के सबसे अनमोल खजाने को खो दिया हो। हालांकि उसने आरोही को अपने दुखते दिल के तकलीफ जाहिर नहीं होने दी और अपने चेहरे पर नकली मुस्कान लिए बोला, मुझे नक्श से नहीं मिलाओगी? मैं भी अपने दोस्त के प्यार को देखना चाहता हूँ। मिलाऊंगी, पहले आदित्य मेंशन चलते हैं, मैं रास्ता बताती हूँ, आरोही ने निर्विकार भाव से कहा। इधर बंगलौर में सुबह जिस पल अयांश ने अपनी आंखें खोली, उसने एकांशी की ओर देखा जो अभी भी उसके बाहों में ही थी। वो अब भी गहरी नींद में सो रही थी, इसलिए बिना झिझके वो उसके चेहरे को सहलाने के लिए आगे पहुंच गया और तब उसे अपनी उंगलियों के नीचे कुछ गर्मी सी महसूस हुई। जब उसने एकांशी के चेहरे के हिस्से को छुआ तब कहीं जाकर उसे इस बात का विश्वास हुआ कि वो बिना कोई नफरत के भाव के पूरी रात एकांशी को अपनी बाहों में जकड़े सो रहा था। ये उसके लिए नया और अनोखा अनुभव था। एक गर्माहट भरे प्यार का एहसास उसके पूरे जिस्म को जैसे जकड़ने सा लगा था। अयांश अपनी जिंदगी में कभी भी भावुक इंसान नहीं रहा था, लेकिन इस समय उसकी आंखों में नमी साफ तौर से दिखाई पड़ रही थी। जब से वो सोकर उठा था तब से बस एकांशी को ही घूर रहा था, जैसे कि वो उसे पा नहीं सकता था। पिछली रात को अयांश ने खुद ही उसे अपने बाह के ऊपर सुलाया था और वो पूरी रात उसी पोजीशन में रहे थे। इसलिए उसके हाथ सुन्न पड़ चुके थे, लेकिन वो 1 इंच भी आगे नहीं बढ़ना चाहता था। लगभग 10 मिनट तक एकांशी को यूं ही देखते रहने के बाद अचानक उसका फोन रिंग करने लगा। तब अयांश ने सावधानी से उसके सिर को अपनी बाह से उठाया। उसके सिर को तकिए पर रखकर वो उसके माथे पर एक प्यार भरा किस देकर अपने फोन के साथ बेड से उठ गया। चूँकि फोन पर राघव ने उसे बताया कि एकांशी का बैग मिल गया है, इसलिए अयांश मिसेस सेन से मिलने और प्रोजेक्ट के बारे में डिस्कस करने के लिए रेडी हो गया। रूम से बाहर जाने से पहले उसने एकांशी के उठने पर खाने के लिए कुछ डिशेज का ऑर्डर किया और उसे थर्मोफेट में रख दिया और आखिरकार रूम से बाहर निकलने लगा। लेकिन वो रूम के दरवाजे तक पहुंचा ही था कि तभी उसे पिछली रात में एकांशी द्वारा लिया गया वादा याद आ गया। उसे याद आने लगा कि कैसे एकांशी ने उससे कहा था कि जब वो रात साथ में बिताते हैं
और सुबह नींद से जागने पर वो उसे अपने बगल में नहीं देखती, तब उसे रोना आता है। इसलिए अनिक्षा के साथ ही सही, लेकिन वो वापस बेडरूम की तरफ बढ़ गया। कमरे के अंदर दाखिल होते ही उसने एकांशी के मासूम से सोते हुए चेहरे पर एक नजर डाली और अगले ही पल अपने लंबे कदमों के साथ बेड तक बढ़ चला और फिर नीचे टाइल्स पर घुटनों के बल बैठकर उसने बेड पर सोती एकांशी के ऊपर कंबल को ठीक किया और थोड़ा हेजिटेट करते हुए मध्यम सी आवाज में बोला, मैं मिसेस सेन को प्रोजेक्ट डिटेल्स देने जा रहा हूँ। उठने के बाद मुझे अपने बगल में ना देखकर रोने की जरूरत नहीं है। इतना ही अयांश ने इतनी मध्यम सी आवाज में कहा था कि सोई हुई एकांशी उसकी आवाज से जाग भी नहीं पाई। शायद वो उसे ये जाहिर नहीं करना चाहता था कि वो उसकी बात मान रहा है। हालांकि वो उसके साथ किए अपने पहले वादे को भी नहीं तोड़ना चाहता था, इसलिए वो उसके सामने बैठकर धीरे आवाज में ही सही, लेकिन बताया कि वो उसे छोड़कर नहीं जा रहा। एकांशी सुबह के 10 बजे तक सोती रही, लेकिन जब वो उठी उसे अपना शरीर कमजोर और दर्द में महसूस हो रहा था, इसलिए उसने दूसरी तरफ करवट लिया। उसने ब्लैंकेट को पकड़कर गले लगा लिया और आराम करने के लिए वापस से अपनी आंखें बंद कर ली। लेकिन 5 सेकंड के बाद ही उसने ये महसूस किया कि उसके शरीर के साथ साथ उसका सिर भी काफी दर्द कर रहा है। अचानक उसे कल दिन में हुई सारी घटना याद आ गई और उसे ये भी याद आने लगा कि कैसे अयांश ने उसे उन लड़कों के बीच से बचाया था। सभी घटनाओं को क्रम से याद करने के बाद एकांशी सिर्फ बेहोश होने तक की बात ही साफ तौर से याद कर पाई। हालांकि उसके दिमाग में कुछ ऐसी तस्वीर और बातें भी उभर रही थी जो धुंधली और धीमी थी। चूँकि उसके सिर और बॉडी में दर्द था, इसलिए वो ज्यादा देर इस बारे में सोच ना पाई और सभी बातों को पीछे छोड़कर उठने की कोशिश करने लगी। लेकिन वो थोड़ा हिलती उससे पहले ही उसने महसूस किया कि उसके शरीर में उसके कपड़े के बजाय अयांश का शर्ट है। कुछ पल रुकने के बाद उसने ब्लैंकेट को हटाकर एक बार और खुद के शरीर पर नजर डाला। वो समझ नहीं पाई कि उसने ये क्यों पहना था। हालांकि उसके दिमाग में ये बात जरूर आ गई कि कल रात अयांश और उसके बीच जरूर कुछ हुआ था। कुछ हल्का दबाव अपने सिर पर डालने पर उसके मन की गहराई में बसी अयांश की कीमत वाली बात बिल्कुल साफ हो गई। उसे अयांश का करीबी चेहरा और उसका ये कहना कि वो अब उसके और अपने नजदीकियों की कोई कीमत नहीं लगाएगा, एकांशी स्पष्ट रूप से याद कर पा रही थी और अब उसे यकीन हो गया कि उसने ये बात अयांश के मुंह से सच में सुना है। ये किसी भी तरह से ख्वाब नहीं है। उसे याद करते ही उसने सोचा कि ये शब्द दुनिया में उसके सुने जाने वाले सबसे सुंदर शब्द थे, मधुर शब्दों की तुलना भी जिनसे नहीं की जा सकती थी। वहीं बैठे हुए वो अयांश के इस बात से जितनी खुश थी उतना ही उलझ भी गई थी, क्योंकि नशे के दौरान अगर वो अयांश को बहका भी रही होगी तब भी अयांश जैसा सख्त दिल इंसान कभी ना पिघलेगा, चाहे वो उस वक्त होश में नहीं थी। लेकिन उसे ये जरूर महसूस हो रहा था कि कल रात उनके बीच जो कुछ भी हुआ था उसमें अयांश पूरी तरह शांत और सौम्य था। उसने किसी भी तरह से गुस्सा या नफरत नहीं दिखाया था। इन सब के बावजूद वो ये भी सोच रही थी कि अयांश ने जब सब कुछ अपने मर्जी से किया था तो वो इस वक्त उसके पास क्यों नहीं था, क्यों वो हर बार की तरह आज भी उसे छोड़कर चला गया था। एकांशी का दिमाग अपने आप में ही सोच की दौड़ लगाने लगा था, लेकिन काफी देर के बाद भी वो उसके इरादों का पता लगाने में कामयाब नहीं हो पाई थी। इसलिए बिस्तर से उतरकर वो नहाने के लिए चली गई। शावर लेकर उसने अयांश के खरीदे कपड़ों में से एक नीले रंग का ड्रेस निकाला और उसे पहनकर रेडी हो गई। लिविंग रूम में आने पर उसने टेबल पर रखे नाश्ते को देखा। चूँकि वो काफी भूखी थी इसलिए बिना किसी हिचकिचाहट के वो टेबल तक दौड़ गई और नाश्ते के हर एक पैकेट को खोल लिया। जब वो नाश्ता कर रही थी तब वो बीती रात में हुई घटना को और भी याद करने की कोशिश करने लगी। वो कंफ्यूजन के साथ ही अपने मुंह में हर निवाले को डाल रही थी। तभी उसे एक कॉल आ गया जो कि राघव की तरफ से था। कॉल पर राघव ने उससे बताया कि उसका बैग उसके रूम नंबर 386 में है। अगर वो उठ गई है तो कमरे में जाकर बैग को ले ले। रूम की कार्ड की वही दरवाजे में फंसा हुआ है।
वो होटल में मौजूद नहीं है, वरना वो खुद ही उसके रूम में बैग ले आता। कॉल डिस्कनेक्ट होते ही एकांशी ने फोन को आराम से नीचे टेबल के ऊपर रखा और 2-3 निवाला और खाकर वहाँ से उठकर रूम के बाहर निकल गई। जब वो लिफ्ट तक पहुंची, उसने खुद को अयांश और कल रात की घटना के बारे में सोचने से रोका और लिफ्ट खुलने का इंतजार करते हुए हल्की मंद मंद मुस्कान भरने लगी। तभी एक टिन की आवाज के साथ लिफ्ट का दरवाजा खुल गया और अंदर जाने के लिए उसने अपनी पलकों को उठा लिया। लेकिन अंदर का नजारा देखकर जैसे उसके दिल की धड़कनें ही रुक गई। इधर दूसरी तरफ अयांश मिसेस सेन से मीटिंग के दौरान भी एकांशी के बारे में ही सोच रहा था। कल रात की उसकी हरकतें, उसकी बातें और बदला लेने की उसकी अटपटी ख्वाहिशों की यादें अयांश के चेहरे पर एक हल्की मुस्कान बनाए हुए थी, जो कि आम तौर पर कभी भी इतने लंबे समय के लिए नहीं टिकती थी। हालांकि वो अपने दिल के एक कोने से एकांशी को लेकर काफी परेशान भी था, इसलिए जब मीटिंग खत्म हुई तो तुरंत ही वो मिसेस सेन को अलविदा कहकर वहाँ से होटल के लिए निकल गया। उन लम्हों में उसे ये ख्याल सताने लगा कि वो उठने के बाद कैसा महसूस कर रही होगी। उसके सिर में दर्द तो नहीं हो रहा होगा ना, या फिर उस ड्रग्स का कोई और दूसरा साइड इफेक्ट्स नहीं हुआ होगा ना उस पर। होटल पहुंचने पर वो बेचैन मन के साथ लंबे लंबे कदमों को उठाते हुए लिफ्ट की तरफ बढ़ गया। लिफ्ट के अंदर दाखिल होते ही उसने 4th फ्लोर के लिए बटन प्रेस किया और दरवाजे के बंद होने का इंतजार करने लगा, लेकिन दरवाजा पूरी तरह बंद हो पाता उससे पहले ही उसे लिफ्ट के दरवाजे के बीच एक बाहर नजर आई, जिसके अगले ही पल दरवाजा खुल गया और उसकी नजर सामने खड़ी राजवी पर पड़ी। हर रोज की तरह आज भी राजवी ने खुद को छोटी ड्रेस और हेवी मेकअप के साथ ही तैयार किया था, इसलिए अयांश को ज्यादा हैरानी नहीं हुई। इसलिए पहली नजर के बाद उसने उसे दोबारा देखा तक नहीं और शून्य भाव के साथ वहीं एक जगह खड़ा रहा। अयांश की नजरों को अपने ऊपर दोबारा ना देखकर राजवी के चेहरे की चमक थोड़ी धूमिल हो गई, जिससे वो लिफ्ट के अंदर दाखिल होते हुए बोली, गुड मॉर्निंग अयांश, कल रात के लिए तुम्हारा शुक्रिया भी नहीं कह पाई थी, इसलिए सोचा कि तुम्हें पर्सनली थैंक यू बोल दूं। कल रात उन लड़कों की वजह से मैं डर गई थी कि मुझे रात भर नींद ही नहीं आई। जब भी आंखें बंद कर रही थी ऐसा लग रहा था जैसे वो लड़के मेरे करीब ही खड़े हैं। इतना कहने के बाद उसने अयांश के चेहरे को देखा। वो अभी भी उससे दूर ही देख रहा था और ऐसे खड़ा था जैसे उस लिफ्ट में उसके अलावा कोई भी नहीं था। अयांश के इस ठंडे रवैये से राजवी को अपने दिल में इंसल्ट की भावना महसूस हुई और इस बार उसने थोड़ी झड़प के साथ कहा, अयांश कम से कम मेरी तरफ देख तो लो, तुम्हें नहीं लगता तुम अपनी दोस्त को लेकर काफी लापरवाह हो। राजवी की ये बात सुनने के बाद अयांश की आंखें एकदम से सादी हो गई और उसने कड़वापन के साथ उसकी बात का जवाब दिया, दोस्त की हैसियत से मुझे जितना करना था उतना कर लिया है। खुद में मेरी वाइफ को ढूंढना बंद कर दो। तुम्हें मैंने कॉलेज में भी कहा था कि मैं तुम में जरा भी इंटरेस्टेड नहीं हूँ और आज भी कह रहा हूँ कि मुझे लेकर अपने दिमाग में सपने बुनना बंद कर दो। तुम कभी भी मेरे दिल तक नहीं पहुँच सकती। अयांश के शब्दों में शुरुआत और अंत तक सिर्फ कड़वाहट महसूस कर राजवी का दिल अंदर ही अंदर किसी शीशे के टुकड़े की तरह टूटने लगा। उसने उससे पिछले 15 सालों से प्यार किया था और वो कितनी आसानी से ये सब कह गया था जैसे उसके लिए वो कुछ भी नहीं थी। इसलिए अब तक उसकी आंखों की दीवानगी से भरी चमक गायब हो गई थी। हालांकि वो ज्यादा देर तक उदास ना रही और अगले ही पल बनावटी खुशी को जाहिर करते हुए बोली, ओ अयांश, तुम कहाँ की बात कहाँ पहुँचा रहे हो। जब कॉलेज में मैंने तुम्हें प्रपोज किया था तब तो मैं टीन एज में थी। मुझसे बातें बनाने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हारे हर मूव को अच्छे से समझता हूँ। अयांश ने उसकी बात को बीच में ही काटते हुए कहा, जिस पर राजवी जबरदस्ती बनवटी हंसी हंसी। तभी उसकी जर अयांश के पहने टाई पर गई। आज उसकी टाई अजीब सी बंधी हुई थी। उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे उसके गले में किसी बच्चे ने टाई को बस फंसा दिया हो। अयांश, तुम्हारे टाई को क्या हुआ?
आज ये अजीब सा क्यों बांधी है तुमने? इतना कहते हुए उसने बात की रुख को दूसरी तरफ मोड़ा ताकि अयांश उस पर और अधिक ना भड़के और उनका दोस्ती का रिश्ता भी कहीं खत्म ना हो जाए। दूसरी तरफ अयांश जल्द से जल्द एकांशी के पास पहुंचना चाहता था, इसलिए अब उसे राजवी की आवाज अपने कानों में चुभती हुई महसूस होने लगी थी, जिसकी वजह से उसने लिफ्ट के स्टार्ट बटन को प्रेस करने के बाद वापस से 4th फ्लोर का बटन दबा दिया और ऊपर की ओर बढ़ते लाल नंबरों को घूरना शुरू कर दिया। लिफ्ट को ग्राउंड फ्लोर से 4th फ्लोर तक जाने के लिए 20 से 30 सेकेंड का समय लगने वाला था, जिसमें राजवी की नजर अयांश के हाथ पर पड़ चुकी थी। कहीं ना कहीं वो समझ गई थी कि अयांश के टाई का सही तरीके से ना बंधे होने का कारण उसका जख्मी हाथ है, इसलिए बिना देरी के उसने अयांश के बाह को पकड़कर अपनी तरफ घुमाया। उसकी ये हरकत इतनी अचानक थी कि अयांश इस पर रिएक्ट भी नहीं कर पाया और झटके के साथ उसकी तरफ घूम गया। इधर दूसरी तरफ अपने कमरे से निकलकर जब एकांशी लिफ्ट तक पहुंची, उसने खुद को अयांश और कल रात की घटना के बारे में सोचने से रोका और लिफ्ट खुलने का इंतजार करते हुए हल्की मंद मंद मुस्कान भरने लगी। तभी एक टिन की आवाज के साथ लिफ्ट का दरवाजा खुल गया और अंदर जाने के लिए उसने अपनी पलकों को उठा लिया। उसी पल अचानक उसकी नजरें लिफ्ट के अंदर खड़े वेल ड्रेस्ड अयांश और खूबसूरत सी लाल मिनी ड्रेस पहने राजवी पर पड़ी, जो कि अपनी एक हथेली को अयांश के सीने पर और दूसरी उसके गले के टाई पर रखी हुई थी। उन दोनों को इतने नजदीक खड़ा देख एकांशी के चेहरे की मुस्कान धीरे धीरे गायब होने लगी और उसकी काली आंखें एक पल को चौंक गई जब वो अयांश की गहरी सुंदर आंखों को देख रही थी। आमने सामने होते हुए भी दोनों में से किसी ने कुछ भी ना कहा, उसके बजाय दोनों एक दूसरे को घूरते रहे। एकांशी की नजरें दोनों तरफ एक एक बार घूम रही थी, जो साफ साफ उसके विचलित मन को दर्शा रही थी, और राजवी थी कि अयांश के करीब से हटने के विपरीत अपनी नजदीकियों को और बढ़ाने लगी, जो कि अयांश नोटिस भी नहीं कर रहा था। चूंकि उसका ध्यान एकांशी के मुरझाए चेहरे पर था, इसलिए शायद वो कुछ भी ना सोच सका था उस लम्हे में। हालांकि उसके आंखों के नीचे दहशत का संकेत जरूर दिखाई देने लगा था। कहीं ना कहीं वो इस बात से थोड़ा घबरा गया था कि एकांशी उसे और राजवी को इस तरह देखकर कुछ गलत सोच लेगी, इसलिए उसने राजवी को झटकते हुए उससे क्लियर करना चाहा और थोड़ी बेचैनी के साथ चिल्ला उठा, एकांशी, इससे पहले कि वो अपनी बात खत्म कर पाता। एकांशी, जो कि उसके सामने एक मूर्ति की तरह दिख रही थी, अपने कदमों को पीछे लेने लगी। उसका शरीर हल्का हल्का कांपने लगा और अगले ही पल वो वहाँ से मुड़कर अपने रूम की तरफ दौड़ गई, जैसे कि उसे डर था कि अयांश आगे जो कुछ भी उससे कहने वाला था वो उसे अंदर तक तोड़ देगा। एकांशी का रिएक्शन अयांश को अजीब लगा। उसने साफ तौर से उसे निराश करने के लिए कुछ भी नहीं किया था, लेकिन उस पल में वो पूरी तरह से अपना विश्वास उस पर खो चुका था। इसलिए जब एकांशी वहाँ से दौड़ी तब लिफ्ट से बाहर निकलकर वो भी उसके पीछे जाना चाह रहा था, लेकिन वो ऐसा करता उससे पहले ही राजवी ने उसके बाजू को पकड़ लिया और अपनी हाई हील्स में चलते हुए उसके बिल्कुल सामने आकर खड़ी हो गई। अयांश, तुम तो अपनी वाइफ के लिए काफी पॉजिटिव हो, लेकिन मुझे नहीं लगता कि एकांशी तुम्हें किसी और के साथ देखकर जेलस महसूस करती है या वो तुम्हें लेकर पॉजिटिव है। देखा, उसने एक सवाल तक नहीं किया तुमसे, बल्कि यहाँ से भाग गई जैसे उसे कोई फर्क ही नहीं पड़ता। राजवी मुस्कुराते हुए उसकी टाई को ठीक करती रही और अयांश के दिमाग में ये बात डालने लगी कि एकांशी को उससे कोई मतलब नहीं है। हालांकि अयांश एकांशी को हर चीज क्लियर करने के लिए इतना उत्सुक था कि उसने राजवी की बात पर इस वक्त कोई ध्यान नहीं दिया और अपने सामने से उसे हटाने के लिए लगभग धक्का देते हुए वहां से रूम की तरफ बढ़ गया। एकांशी कमरे में आने से पहले बहुत देर तक दरवाजे पर हाथ रखे खड़ी रही। उसने अपने फोन पर उंगलियों को कसा और अगले ही पल अपने कार्ड का इस्तेमाल करते हुए दरवाजे को खोल लिया और अंदर आ गई। उसके दिमाग में राजवी के द्वारा एयरपोर्ट पर कही गई हर बात दोबारा से घूमना शुरू हो गई।
राजवी के उस वक्त के कहे प्रत्येक शब्द उसके दिमाग में विस्फोटक की तरह बार बार असर डाल रहे थे। जब उसने ये इमेजिन किया कि अयांश जितनी भी रात उसके साथ नहीं रहा, वो सभी रातें उसने राजवी को अपनी बाहों में भरकर बिताई होगी, तब उसका हाथ थोड़ा कांप गया और फोन उसके हाथ से छूटकर उसके पैर पर ही गिर गया। उसकी नाजुक सफेद त्वचा अचानक से लाल होना शुरू हो गई, लेकिन उसे बिल्कुल भी दर्द महसूस नहीं हो रहा था। शायद इसकी एकमात्र वजह उसके दिमाग में चल रही बातें थी, जो उसे अपने पैरों की तरफ ध्यान देने से रोक रही थी। पिछली रात में वो उसके साथ सोया था, यहाँ तक उसने उससे ये तक कहा था कि वो अपने रिश्ते की कीमत नहीं लगाना चाहता, जिससे सुबह उठने पर एकांशी को लगा था कि अयांश उनके रिश्ते को एक नया मौका देना चाहता है। फिर वो क्यों दूसरी औरत को पकड़े हुए था उस लिफ्ट में? उसका दिल जितना ही अयांश पर यकीन करने को कह रहा था, उसका दिमाग उतना ही इस बात को इनकार करने और अयांश के मन में राजवी के लिए कोई खास जगह के बारे में सोचने को मजबूर कर रहा था। अंतिम में उसने अपने मन को झूठी तसल्ली देने के लिए होंठों ही होंठों में खुद से कहा, नहीं नहीं, मैं राजवी की बात पर यकीन करके अयांश पर शक नहीं कर सकती। उनका नेचर प्यार करने वाला नहीं है, वो कभी किसी से प्यार नहीं कर सकते, फिर राजवी से प्यार क्यों करेंगे? इतना कहते हुए उसने अपनी आंखें बंद की और गहरी सांस भरी और खुद को शांत करने की अपनी पूरी कोशिश की, लेकिन वो जितना इन सब के बारे में सोचने से खुद को रोक रही थी, उसके ख्याल उतने ही उस ओर भाग रहे थे। आखिरकार वो सोफे के एक किनारे बैठ गई, जैसे कि उसने अपनी सारी ताकत खो दी हो। उस खाली बेडरूम के चारों वो देखने लगी, उसका दिल एक दहशत से भरने लगा था। एक ही समय में अयांश पर विश्वास करने और विश्वास न करने के दो ख्याल उसके अंतर्मन में काफी देर तक लड़ते रहे और फिर तभी कमरे के दरवाजे के खुलने की तेज आवाज उसके कानों में पड़ गई। अपने सिर को हल्का घुमाने पर उसने वहां अयांश को खड़ा देखा। उसकी आंखें हमेशा की तरह ही ऐसी थी, जिन्हें देखकर एकांशी कुछ भी अंदाजा नहीं लगा पाई और धीरे धीरे वहां से उठकर अपनी पलकों को गिराने लगी, जैसे कि वो अयांश की बातों को सुनने से बचना चाहती थी, राजवी और उसके रिलेशन के कंफर्मेशन को सुनने से खुद को बचाना चाहती थी। इसलिए जब अयांश कुछ कहने के लिए अपने होठों को हरकत में ले आया, तब उसके शब्द सुनने से पहले ही एकांशी झट से बोल उठी, ताकि अयांश कोई ऐसी बात ना कह दे जो उसके दिल को चकनाचूर करके रख दे। कल रात बिताए हमारी नजदीकियों की इस बार क्या कीमत लगाई है आपने? जब अयांश ने उसकी ये बात सुनी, उसकी आंखों में एक अनजानापन दिखाई देने लगा, जैसे उसने कभी ये सब कुछ शुरू ही नहीं किया था। एकांशी के सवाल के बारे में सोचते हुए उसकी आंखें ठंडी पड़ गई और उसकी भौहें तन गई। ये ऐसा था जैसे उसके दिमाग में अचानक से कुछ याद आ गया हो। कल रात में कही गई उसकी बात एकांशी भूल गई थी। इस बात का अंदेशा तो उसके सवाल से ही लगाया जा सकता था। हालांकि अयांश के मन में ये बात एक कामना की तरह रह गई कि काश उसे सब कुछ याद होता, जो कुछ भी उसने उन प्यार से भरे लम्हों में कहा था। इसलिए उसने अपने सिर को थोड़ा हिलाया और अपने सामने खड़ी छोटी कद वाली लड़की से सपाट लेकिन कर्कश भाव से पूछा, हर बार मैं खुद ही ये तय करता हूँ कि तुम्हें क्या देना चाहिए, लेकिन अब लगता है मुझे तुम्हारी इच्छाओं के बारे में भी पूछना चाहिए। बताओ तुम्हें क्या कीमत चाहिए? एकांशी चुप थी, उसका सिर अब भी फर्श पर ही गड़ा हुआ था। उसे अयांश के इतने अजीब से जवाब पर समझ ही नहीं आया कि वो क्या कहे। इस वक्त उसे खुद के पैर पर कुल्हाड़ी मारने वाली कहावत चरितार्थ होती साफ समझ आ रही थी, जिसकी वजह से उसने कुछ भी बोलने से पहले काफी लंबा समय लिया और आखिरकार अपने हमेशा की तरफ शांत और मीठी सी आवाज में कहा, मुझे नहीं पता, वैसे भी मुझे कभी भी आपसे कुछ नहीं चाहिए था। अच्छा, अयांश ने उसे जवाब दिया, जैसे कि वो उसे सुन रहा था। उसके इस रिएक्शन ने एकांशी को थोड़ा और सहज महसूस करवाया, जिससे पहले हकलाने के बाद उसने अब और अधिक सरलता से कहना शुरू किया,
कल मुझे उन लड़कों से बचाने के लिए थैंक यू, और सॉरी भी मेरी वजह से। मेरा मतलब है मुझे ढूंढने में आपका काफी वक्त बर्बाद हो गया होगा। इतना कहते हुए एकांशी ने अपने सिर को ऊपर करके अयांश को नजर भर देखा। उसके चेहरे पर अब भी वही ठंडी रूहानियत तारी थी। हालांकि उसके आंखों के बीच में छाई सुकून उसे ये बता रही थी अप्रत्यक्ष रूप से कि उसका मूड ठीक ही था। इसलिए उसने अपने आंखों को वापस से इधर उधर भटकाना शुरू किया और एक बार फिर कमरे की खामोशी में खलल डालते हुए कहने लगी, कल रात कमरे में आने के बाद क्या मैंने आपको परेशान किया? एकांशी को वास्तविक बेचैनी की तुलना में अयांश शांत और संयमित दिखाई दे रहा था, इतना कि जैसे उसे बिल्कुल भी परवाह नहीं हो। तुम मुझे कितना परेशान कर सकती हो? हाँ, ये सवाल करने के साथ ही अयांश ने अपने कदम को एकांशी की तरफ कुछ आगे बढ़ाया और जब वो उसके बिल्कुल करीब पहुंच गया तब ये नोटिस किया कि उसके आगे बढ़ने के साथ ही एकांशी अपने कदम पीछे की तरफ खींच रही है। वहीं दूसरी तरफ एकांशी उसके इस तरह करीब आने से अपने दिल में गर्माहट महसूस करने लगी, जिससे उसके गाल शर्म से थोड़े लाल हो गए। हालांकि उसकी नजरें अयांश पर अब भी टिक कर नहीं रह पा रही थी और वो लगातार अयांश को अपने सामने बढ़ता हुआ महसूस कर रही थी, जिसके रिएक्शन में वो पीछे की तरफ चल रही थी। अपने कदमों को पीछे लेने के क्रम में वो कप प्रेसिडेंशियल स्वीट के एक दीवार से लगी, उसे खबर तक ना हुई। हालांकि दीवार के विपरीत खुद को टकराते ही उसने महसूस किया कि उसकी धड़कनें अचानक से गति को प्राप्त करने लगी है और अयांश ने अपने दोनों हाथों की मदद से उसे घेर भी लिया है। अयांश को एकांशी का विचलित मन साफ तौर पर समझ आ रहा था, लेकिन चूंकि वो कमरे में एकांशी को अपने और राजवी के साथ होने की बात क्लियर करने के लिए आया था, इसलिए उसने अपने गले के टाई की तरफ इशारा किया और पूछा, क्या तुम्हें टाई बांधनी आती है? ये कहते हुए उसने अप्रत्यक्ष रूप से उसे ये जताना चाहा कि राजवी सिर्फ उसका टाई ठीक कर रही थी, उनके बीच कोई भी रिश्ता नहीं है। इतनी नजदीकी बनाने के बाद अयांश का ये पूछना कि उसे टाई बांधनी आती है या नहीं एकांशी को अचंभे में डालने लगा, जिससे उसने अज्ञानता से अपनी पलकों को उसकी तरफ उठाया और फिर एक क्या की आवाज के साथ उसे घूरना शुरू कर दिया, जिस पर अयांश ने एक बार फिर अपनी बात को सामान्य भाव से दोहराया, क्या तुम्हें टाई बांधनी आती है? नहीं, एकांशी निराकार बोली और झट से अपने शरीर को नीचे झुका लिया ताकि वो उसके बाहों के नीचे से निकल जाए और अलग होने के बाद अपने अंदर कुछ सांस खींच सके। लेकिन अभी वो उसके बाह के नीचे से निकलकर सीधा खड़ी होने ही वाली थी कि उसी पल अयांश ने उसके नाजुक गोरी बाह को पकड़कर वापस से दरवाजे के सहारे टिकाते हुए एक हाथ को उठाकर उसके सिर के बिल्कुल बगल में दरवाजे पर ही टिका लिया। तुम्हें टाई बांधनी नहीं आती या अपनी आदत की तरह मुझसे झूठ बोल रही हो? अपने हाई स्कूल के दौरान हर कोई टाई को बांधना सीख लेता है, क्या तुमने वहाँ ये नहीं सीखा? अयांश ने सामान्य से भी अधिक सहज कराने वाले लहजे के साथ पूछा। मैंने कभी किसी से झूठ नहीं बोला है और मैं सच कह रही हूँ, मुझे टाई बांधनी नहीं आती। हाई स्कूल के दौरान मेरी टाई मम्मा बांधा करती थी। एकांशी के मुंह से इतना सुनने के बाद अयांश उसे अवाक होकर लगातार देखे जा रहा था, जैसे उसने कुछ नया कुछ अलग सा सुन लिया था। वहीं एकांशी को ऐसा लग रहा था जैसे अयांश ने ये समझ लिया था कि उसे कल रात की सारी बात याद थी, इसलिए वो उस वक्त से उसे बार बार उसे टीज कर रहा था और उससे सच सुनने के लिए अलग अलग पैतरे लगा रहा था। हालांकि एकांशी ने अपने शांत भाव से कुछ भी जाहिर नहीं होने दिया और अब भी वो उसे ना देखने का ही नाटक करती रही, जिस पर अयांश ने फिर सपाट लहजे में कहा, तो तुमने ये कभी नहीं किया? ठीक है, अभी इसे ट्राई करो। अयांश के एकाएक टाई बांधने की जिद को देख एकांशी और ज्यादा उलझ गई। ये पहली बार था जब अयांश आगे से आकर उससे कुछ करने को कह रहा था, वो भी कुछ ऐसा था जो उसे नहीं आता था। शायद इसीलिए उसने अपने होंठों को भींचकर एक दूसरे के ऊपर ही दबा लिया और आंखों में मासूमियत के भाव लिए उसकी तरफ ही देखने लगी, जिस पर अयांश ने एक गहरी सांस भरी और कहना शुरू किया, ठीक है, मैं समझ गया कि तुम्हें ये नहीं आता, लेकिन जैसे कि तुमने कल रात की कीमत मांगी,
और तुम्हारे खुद के ओर से कोई इच्छा नहीं है। इसलिए मैं तुम्हें सिखाऊंगा कि कैसे टाई बांधते हैं। इसे ही तुम कीमत की तरह ले सकती हो। इसे ही तुम कीमत की तरह ले सकती हो। ये शब्द एकांशी के मन के भीतर फिर किसी पुराने घाव को कुरेदते हुए महसूस कराने लगे और अनायास ही उसके पांव थोड़े कांपते हुए ठंडे होने लगे। क्या कल रात उसके नशे में होने के समय उसने ये नहीं कहा था कि वो अब अपने इंटीमेसी का किसी भी तरह की कीमत नहीं लगाएगा? फिर वो क्यों टाई बांधने की फरमाइश को एक कीमत की तरह इस्तेमाल कर रहा था? अपने दिमाग में ख्यालों की बुनावट की वजह से अचानक एकांशी के दोनों भौहों के बीच कुछ लकीरें उभर आईं और उसका मन झल्लाहट से भरने लगा, जिसकी वजह से वो खींचते हुए बोल उठी, आप फिर से कीमत वाली बात हमारे बीच क्यों ला रहे हैं? कल रात आपने तो कहा था कि आप हमारे नजदीकी की कीमत नहीं लगाएंगे, फिर ये सब क्यों कर रहे हैं आप? एकांशी बिना ये ध्यान दिए कि उसने ही अयांश के रूम में आने पर कीमत की बात पूछी थी और ये जाहिर करने की कोशिश की थी कि उसे कल रात की एक भी बात याद नहीं है, बेधड़क अपने मन की भड़ास निकालने लगी, जिस पर अयांश पहले तो चौंक गया, क्योंकि अब उसके ये समझ में आ गया था कि एकांशी को शुरू से ही सब कुछ याद था। फिर भी वो भूलने का नाटक कर रही थी और उसे खुद में उलझा भी रखा था। तो कल रात की सारी बात तुम्हें याद है? क्या तुम्हें ये भी याद है कि तुमने मुझे रास्त? इतना कहते कहते अयांश एकदम से चुप हो गया और झट से एकांशी के बाह को छोड़कर उससे थोड़ी दूरी बनाते हुए खड़ा होकर अपलक उसके ओर ही देखने लगा। उसकी आंखें सवालों से घिरी हुई थी, जिन्हें एक नजर देखने मात्र से ही एकांशी को एहसास हो रहा था जैसे वो उससे पूछ रहा हो कि अगर उसे ये बात पहले से ही याद थी तो वो सब भूलने का दिखावा क्यों कर रही थी? अयांश के इस खामोश सवाल से, या शायद उसके आगे सब कुछ बिना सोचे बोल देने से, एकांशी खुद के ऊपर ही दया महसूस करने लगी और अपने बेध्यानी से अपने जीभ को दांतों के नीचे कर दिया। कुछ पलों तक एक इस गंभीर माहौल में दूर दूर खड़े रहने के बाद अचानक एकांशी को कुछ सूझा और उसने टॉपिक को पूरी तरह बदलते हुए कहा, क्या मैंने सच में कल रात में आपको बहुत ज्यादा परेशान किया था? और ये राज क्या है? अयांश उसकी बात का कटाक्ष कर जल्दबाजी में गले को साफ करते हुए बोला, कुछ भी नहीं है, ये ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। कल रात के बारे में और मैंने कीमत ना लगाने वाली बात इसीलिए कही थी क्योंकि मैं तुम्हें शर्मिंदा नहीं करना चाहता था। वैसे भी तुम ड्रग्स की वजह से एक्साइटेड थी, इसलिए उसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं थी। एकांशी के मुंह से रास्क शब्द सुनते ही अयांश ने तेजी से उसे बीच में ही टोका, जैसे वो नहीं चाहता था कि एकांशी कल रात की बात और अधिक याद करने की कोशिश करे और फिर उसे ये याद आ जाएगी। पिछली रात में उसने उसकी सारी बात मानी थी और उसे खुद को सताने भी दिया था, बिल्कुल किसी प्रेमी जोड़े की तरह। वहीं दूसरी तरफ अयांश को पहली बार बिना रुके इतनी तेजी से एक्सप्लेनेशन देते देख एकांशी समझ नहीं पा रही थी कि वो क्या रिएक्ट करे इस पर। क्योंकि अयांश का ये बर्ताव उसके प्रति नया था, इसलिए वो आगे कुछ बोलकर अपने इस अजीब लेकिन प्यारे से पल को बर्बाद नहीं करना चाहती थी। हालांकि उसकी बातों को सुनने के बाद उसके दिमाग में ये सवाल जरूर घूम गया कि क्या कीमत ना लगाने वाली बात सिर्फ कल के लिए ही थी या आगे भी अयांश ऐसा कुछ नहीं करेगा। अयांश को खुद से दूर वैसे ही खड़ा देख एकांशी अब कुछ असहज होने लगी। उसकी नजरें अजीब सी भावनाओं को खुद में समाये हुए थी और ना जाने क्यों वो लगातार उसे ही घूरे जा रहा था, जिसे नोटिस करने के बाद एकांशी को महसूस हुआ कि वो किसी चीज का इंतजार कर रहा था। लेकिन जैसा कि वो टाई बांधने से इनकार कर चुकी थी, इसलिए ये बात तो साफ थी कि वो इसका इंतजार नहीं कर रहा था। फिर वो क्या चाहता है उससे? इस बारे में सोचते हुए एकांशी दरवाजे से थोड़ा अलग हुई और अयांश के सामने से भागने के लिए एक बहाने के बारे में सोचने लगी। अगले 2 मिनट बाद ही उसके दिमाग में कुछ याद आ गया, जिस पर वो थोड़ी उत्सुकता से बोली, राघव मेरा बैग ले आए हैं, मैं उनके रूम से वो ले आती हूँ। इतना कहने के बाद एकांशी ने अब और वहाँ रुकने की जहमत नहीं की और अयांश के बिल्कुल समीप से गुजरते हुए आगे बढ़ गई। लेकिन जब वो दरवाजे को खोलकर उससे बाहर निकलने लगी,
उसी पल उसे अयांश के कदमों की आहट अपने पीछे से आती हुई महसूस हुई, जिसके अगले पल ही उसने अपने कलाई पर किसी की सख्त पकड़ को बनता हुआ महसूस किया। कलाई को पकड़ने पर एकांशी मुड़कर अयांश को देख पाती, उससे पहले ही अयांश द्वारा उसे कमरे में वापस खींच लिया गया और एक धम्म की आवाज के साथ दरवाजे को बंद कर दिया। दरवाजे की आवाज के साथ ही एकांशी का दिल भी कांप गया और उसे एक लम्हे में ही पुरानी सारी बात याद आ गई, जिसकी वजह से उसे अपने शरीर में गर्म चिंगारी की लहर दौड़ती हुई महसूस होने लगी। हालांकि अयांश ने उसे ज्यादा देर तक कुछ भी सोचने का मौका नहीं दिया और उसकी कलाई को हल्के दबाव के साथ मोड़कर पीठ के सहारे लगाते हुए उसके चेहरे को अपनी तरफ घुमा लिया। क्या मैंने ये नहीं कहा कि तुम्हें मेरी टाई बांधनी है? अयांश हल्के से शांत और संयमित लहजे में बोला। हैरत में पड़ी एकांशी कुछ भी ना कह पाई और अपनी आंखों को सामान्य से अधिक फैलाए उसे ना समझी में देखने लगी। इस वक्त उसके बच्चे की तरह मासूम एक्सप्रेशन अयांश के दिल की धड़कनें तेज करने लगे और उसकी सांसें गहरी और गर्माहट से भरने होने लगी। तभी उसके कानों में एकांशी की मीठी धीमी सी आवाज गूंजी, जो को अपने होंठों के कोनों को थोड़ा मोड़े हुए उससे कह रही थी, आई स्वेर मुझे टाई बांधनी नहीं आती। ओके देन लेट मी टीच यू। तुम्हें सिर्फ मेरे निर्देशन को फॉलो करना है, जैसे मैं कहूँ तुम्हें सिर्फ वही करना है। ऐसा कहते हुए अयांश ने उसके कलाई को छोड़ दिया और अपने बेढंगे तरीके से बंधे टाई को पूरी तरह से खोलकर एकांशी के उलझे एक्सप्रेशन को एक बार फिर ऑब्जर्व किया और अगले ही पल अपने कंधे को थोड़ा झुकाकर एकांशी के हथेली को पकड़कर आगे करते हुए उसमें अपने टाई को रख दिया। लेकिन चूंकि वो एकांशी के साथ कभी भी इतना निखालिस नहीं रहा था, इसलिए उसने अपने इस जिद के पीछे का कारण उसे समझाया। और हाँ, इसे लेकर कुछ उल्टा मत सोचने लगना, ये सिर्फ इसलिए है क्योंकि मेरा हाथ इंजर्ड हो गया है और मैं इसे ठीक से नहीं कर पा रहा। इधर एकांशी का दिल उल्लास से इस कदर धड़क रहा था जैसे वो बस अब उसके मुंह से बाहर ही निकल जाएगा। एक पल को तो उसने ये सब कुछ एक ख्वाब मान लिया, इसलिए अयांश की तरफ देखने से पहले उसने अपने दूसरे हाथ की मदद से खुद के जांघ पर पिंच किया और इस बात को कंफर्म किया कि ये कोई ख्वाब नहीं था, बल्कि सच में अयांश उसके साथ इतना नम्रता से पेश आ रहा था। हालांकि खुद के ऊपर पिंच करने से उसके पैर में जलन और एक तीखा दर्द जरूर उभर आया था, जिसकी वजह से उसने पहले तो अजीब सा मुंह बनाया, लेकिन जल्दी ही उसके होंठ कुछ ऊपर को उठ गए और मुस्कुराते हुए उसने अयांश के टाई को अपनी मुट्ठी में भर लिया। एकांशी के चेहरे की लाली और शर्म से भरी मुस्कान देख अयांश सीधा खड़ा हुआ और एक छोटी मुस्कान के साथ उसे टाई बांधने को लेकर निर्देश देने लगा। पहले कुछ स्टेप बताने के बाद उसने उसे ट्राई करने को कहा, जिस पर एकांशी ने लगभग 2 मिनट तक हेजिटेट किया, पर जैसा कि वो इन सब से काफी खुश थी, उसे और अधिक देरी ना की और अपने एड़ियों को उठाने लगी ताकि वो आसानी से उसके गले तक पहुंच पाए। इधर अयांश ने भी ये आसानी से नोटिस कर लिया कि वो उसे टाई बांधने के लिए अपने एड़ियों का सहारा ले रही है, इसलिए उसने भी इस पर रिएक्ट किया और तेजी से उसके बाह को पकड़कर उसे किसी हल्की सी चीज की तरह उठा लिया और अगले ही पल खुद घूमकर उसे लिविंग में रखे टेबल पर खड़ा कर दिया। अचानक बिना किसी वार्निंग के अयांश द्वारा किए गए इस हरकत से एकांशी की सांसें उसके गले में ही कहीं अटक गई। उसकी धड़कनें तेज और तेज होती चली गई, जिससे वो अपनी पलकों को तेजी से बंद करते हुए खोलने लगी। तभी अयांश ने उसे कहा, ये ठीक है, अब तुम आसानी से बांध सकती हो। अयांश के इन शब्दों के कान में पड़ते ही एकांशी अपने अचानक लगे सदमे से बाहर निकल आई, लेकिन वो अब भी अपने मन के घबराहट से नहीं उभर पाई थी, इसलिए उसने टाई को अयांश के गले में फंसा तो दिया, लेकिन ये याद नहीं रख पाई कि अयांश ने सबसे पहले उसे क्या करने को कहा था और अनजाने में ही उसने उस टाई पर गांठ बांधकर तेजी से खींच दिया, जिससे वो गांठ सीधे जाकर अयांश के गले को कसने लगी। अचानक अपने गले पर कसाव महसूस कर अयांश ने उसके दोनों हाथों को पकड़कर रोका और खांसने भी लगा, जिस पर एकांशी और अधिक घबरा गई। आई एम सॉरी अयांश, मैंने ये जानकर नहीं किया।
एकांशी अपनी आवाज के कंपन को कम करते हुए कहने लगी, जिस पर अयांश ने कुछ भी नहीं कहा और उसे खा जाने वाली नजरों से घूरना शुरू कर दिया। लगभग 2 मिनट तक खांसने के बाद ही कहीं जाकर वो बोल पाया, लड़की, क्या तुम मुझे मारना चाहती हो? नहीं, एकांशी झट से बोली और अपने सिर को नॉन स्टॉप ना में हिलाने लगी, जिसे देख अयांश ने अपने सिर को थोड़ा घुमाया और अपनी हंसी को रोकने की कोशिश करने लगा। एक पल के बाद जब उसने अपने इमोशन को नियंत्रण में कर लिया, तब वो वापस मुड़ा और एकांशी की पतली उंगलियों को पकड़कर टाई को इधर उधर घुमाते हुए उसे सब कुछ समझाने लगा, ताकि वो शांत हो जाए और घबराना बंद कर दे। टाई को बांधते हुए एकांशी के मन की घबराहट अब कुछ कम हो गई थी और उसका पूरा ध्यान सिर्फ अयांश के गर्दन के चारों ओर लिपटी टाई पर ही गड़ा हुआ था। इसलिए जब अयांश ने उसे पूरी तरह समझा दिया, तब अपने पट्टी किए हुए हाथों को धीरे धीरे एकांशी के हथेली से हटाकर नीचे ले आया। अपने हाथ को अयांश के पकड़ से आजाद पाते ही एकांशी ने बिना देरी किए उस टाई के पकड़ा और उसके सिखाए अनुसार टाई को बांधने लगी। सभी स्टेप को सही करने और टाई को आसानी से बंधता हुए देख उसके होंठों के कोने थोड़े ऊपर हो गए और उसकी आंखें खुशी से चमकने लगी। उसके एक्सप्रेशन इस वक्त ऐसे थे जैसे वो किसी मुश्किल काम को कर उसमें सफलता हासिल कर चुकी थी। उसकी मासूम सी लापरवाह मुस्कान को देख अयांश बिना कुछ सोचे ही अपने कदम को इस तरह आगे लेने लगा जैसे वो एकांशी के उन कोमल सुंदर सी मुस्कान लिए होंठों को छूना चाहता था। लेकिन जैसे ही वो अपनी जगह से थोड़ा मूव हुआ, एकांशी ने बिना उसके चेहरे पर नजर डाले उसके दोनों कंधों को पकड़कर रोक दिया और वापस से अपने हाथों को टाई पर ले आई। उसे इतने ध्यान से टाई को बांधने में डूबा हुआ देख अयांश एक बार में ही रुक गया और अपनी भाव से भरी नजरों को उसके लंबी ऊपर नीचे होती पलकों पर टिका दिया। शीतलता में लिप्त उसके चेहरे को निहारते हुए अयांश कहीं खोने सा लगा था। उसका दिल अपने वास्तविक गति को कब का छोड़कर आगे बढ़ चुका था, लेकिन अब उसकी सांसें भी बेकाबू होने लगी थी। हालांकि वो अपने मजबूत नियंत्रण के कारण खुद को किसी भी तरह से एकांशी के करीब जाने से रोके हुए था। इसलिए जब एकांशी ने उसके टाई को बांध लिया, तब अपने चेहरे पर एक बड़ी सी विजय मुस्कान लिए बोली, मैंने कर लिया। इतना कहने के बाद एकांशी टेबल से उतरने के लिए नीचे फर्श की तरफ देखते हुए अपने पैर को उठाकर नीचे करने लगी। उसी पल अयांश ने बिना किसी चेतावनी के उसके पतले कमर को अपने दोनों हाथों से पकड़ा और एक ही सेकंड में उसे नीचे फर्श पर खड़ा कर दिया। यूं अचानक अयांश के इस बदले से बर्ताव की वजह से एकांशी पहले ही शौक की वजह से कुछ अतिरिक्त सोच नहीं पा रही थी और अब अचानक उसके द्वारा कमर पर हाथ रख लेने से एकांशी और अधिक सदमे में चली गई। उसका दिमाग खाली होने लगा, जैसे उसमें हवा के अलावा कुछ ना हो। शादी के बाद से लेकर अब तक का एकांशी का ये सबसे खुशनुमा पल था, जब अयांश उसके साथ था और बिना किसी नफरत के उससे बात कर रहा था। इस लम्हे में दोनों का अकेलापन उनसे कोसों दूर था और एक अनकहे प्यार का एहसास दोनों के दिल के दरमियान गर्म और मीठा एहसास घोले जा रहा था। एक दूसरे की आंखों के गहराई में उतरते हुए दोनों की सांसें अस्थिर हो चली थी और अयांश अपने सिर को धीरे से झुकाते हुए एकांशी के होंठों के करीब बढ़ने लगा था। वहीं एकांशी अयांश को बेपरवाही से अपने करीब होते हुए आसानी से देख रही थी। इतनी दफा उसके करीब होने के बावजूद भी उसे इस वक्त की नजदीकी का एहसास कुछ अलग और निराला सा लग रहा था। अयांश के इस अप्रोच से एकांशी की पलकें बिना रुके फड़फड़ा रही थी और उसकी तेज धड़कनों की आवाज उनके कानों में मीठा प्यार भरा रस घोलने का काम कर रही थी। शायद यही वजह थी कि दोनों में से कोई भी एक दूसरे को रोकना नहीं चाहता था और दोनों ही अपने करीबी जज्बात को महसूस करना चाहते थे। इसलिए धीरे धीरे बढ़ते हुए अयांश एकांशी के इतने करीब आ चुका था कि उनकी उष्ण से भरी सांसें एक दूसरे के चेहरे पर पड़ने लगी थी और उनके होंठ एक दूसरे से छूने में बस आधे इंच की दूरी पर ही थे, लेकिन वो पूरी तरह एक दूसरे के होंठों को छू पाते उससे पहले ही अयांश का मोबाइल उसके पॉकेट में वाइब्रेट करते हुए रिंग करने लगा। फोन से आई अचानक से आवाज से दोनों एक झटके में एक दूसरे से अलग होकर इस तरह विपरीत दिशा में पलट गए। वो चोरी कर रहे थे।
वो मैं अपना बैग लेकर आती हूँ। पीछे पलटने के 5 सेकंड बाद ही एकांशी ने लड़खड़ाई सी आवाज में कहा और अपनी शर्म से लाल हो चुके गाल को अपने हथेली से ढकते हुए वहाँ से तेजी से एंट्रेंस डोर की तरफ भाग गई। एकांशी को जल्दबाजी में रूम से बाहर निकलता देख अयांश उसके असहज हो चुकी स्थिति को समझ गया, जिसकी वजह से वो भी कुछ अनकंफर्टेबल हो गया। हालांकि कहीं ना कहीं ऐसे मोमेंट में फोन के बजने से उसे थोड़ा गुस्सा भी आ गया था, इसलिए उसने अनियंत्रित तरीके से लगातार बज रहे फोन को अपने पॉकेट से बाहर निकाला और बिना देखे ही उसे रिसीव कर कान से लगा लिया। यस, अयांश सख्त लहजे में ही बोला, जिसके 1 सेकंड बाद ही दूसरी तरफ से नक्श की तेज उत्साहित आवाज आई, भाई आपको मिस कर रहा था तो सोचा कॉल कर लूं, लेकिन मैं तुम्हें बिल्कुल भी मिस नहीं कर रहा था और मुझे इस तरह कॉल करने की जरूरत नहीं है। अयांश उसके चिल्लाने की वजह से अपने कान से फोन को अलग कर बोला, आप गुस्से में हैं क्या? एकांशी से झगड़ा हुआ है क्या? क्या आपने उन्हें हर्ट किया? क्या वो रो रही है आपकी वजह से? कहाँ है अभी वो? नक्श फोन की दूसरी तरफ से कलमलाई से आवाज में एक सवाल के खत्म होते ही दूसरा सवाल पूछने लगा। इधर नक्श का एकांशी के लिए इतना फिक्रमंद होना अयांश के दिल में किसी तीर की तरह चुभने लगा, जिसके वजह से उसकी आंखें गहरी और ठंडी हो चली और अनायास ही उसकी उंगलियां उसके फोन के दरमियान कसने लगी, जैसे वो नक्श को एकांशी का नाम लेने से रोकना चाहता था। इसलिए उसने सामान्य से ज्यादा कर्कश भाव से उससे कहा, मैंने तुम्हें पहले भी कहा था ना कि तुम उसे भाभी बुलाया करो, फिर तुम उसे नाम से कैसे बुला सकते हो? और तुम इतनी फिक्रमंद क्यों हो उसके लिए? क्या मैं नहीं हूँ यहाँ उसके साथ? और हाँ, मैं उसकी वजह से गुस्से में नहीं हूँ, ये गुस्सा तुम्हारे लिए है। तुम एक कबाब में हड्डी के तरह हो, या फिर तुम खुद को एक टांग अड़ाने वाले इंसान की तरह भी मान सकते हो। इतना कहने के बाद अयांश ने बिना उसे कुछ भी अच्छे से समझाए और बिना उसकी आगे की बात सुने फोन को डिस्कनेक्ट कर दिया। अयांश की इस अजीब सी बात और लहजे को सुनकर नक्श को कुछ भी समझ नहीं आया और वो फोन के काट दिए जाने के बाद भी चिल्लाता रहा, भाई क्या कहा आपने? भाई भाई भाई। कुछ पलों तक फोन की दूसरी तरफ से आवाज आने का इंतजार करने के बाद नक्श ने भी अपने कान से फोन को हटा लिया और उसमें कॉल को डिस्कनेक्ट देख खुद में ही बड़बड़ाने लगा, मैंने क्या किया और कबाब की बात कहां से आ गई बीच में? भाई बंगलौर जाकर कबाब खा रहे हैं क्या? और अगर खा रहे हैं तो उसमें आई हड्डी मेरी गलती थी क्या, जो मुझ पर गुस्सा हो रहे थे? ये तो सैफ की गलती होगी ना। और ये एक टांग वाला इंसान कौन है? एक पल तक सोचने के बाद वो बोला, हो सकता है भाई एक टांग वाले इंसान के साथ कबाब खा रहे हो। नक्श खुद में बड़बड़ा ही रहा था कि तभी उसे घर के बेल बजने की आवाज सुनाई पड़ी, जिसे सुनने के बाद नक्श ने पहले 10 मिनट तक तो पूरी तरह इग्नोर कर दिया, लेकिन जब बेल लगातार बजने लगी तब हारकर नक्श को बेडरूम से बाहर निकलना ही पड़ा। अभी भी नाइट सूट पहने नक्श के बाल उसके चेहरे पर बेढंगे तरीके से बिखरे हुए थे, यहाँ तक कि कमरे से बाहर आने से पहले उसने खुद के स्लीपर्स भी नहीं पहने थे और आलस से भरे कदमों से चलते हुए आखिरकार वो लिविंग रूम से होते हुए दरवाजे तक पहुँच गया। दरवाजे को बेध्यानी से खोलने के साथ ही उसने एक हाथ को उठाकर अपने सिर को खुजलाना शुरू किया और अपनी आंखों को बंद किए एकदम सुस्त से आवाज में कहने लगा, जो भी काम है 4 दिन बाद होगा। भाई अभी घर पर नहीं है और मैं यहाँ बस मेहमान के तौर पर। इतना कहते कहते जब उसने आंखें खोली तब अपने सामने सफेद सी ड्रेस में खड़ी आरोही के शौक से खुले मुंह को देख नक्श के शब्द ही खत्म हो गए और अनायास ही उसकी नजर अपने कपड़ों की तरफ मुड़ गई। एक ढीली सी पिंक कलर की रैबिट डिजाइन नाइट सूट में खुद को देख नक्श ने 1 सेकंड भी जाया नहीं किया और तेजी से दरवाजे को आरोही के मुंह पर ही बंद कर दिया। एम्बैरेसमेंट की वजह से उसने अपनी आंखों को मीच कर बंद किया और वहां से अपने रूम में भागने से पहले आरोही से चिल्लाकर बोला, मैं अभी आता हूँ, जाना मत। 10 मिनट में रेडी होने के बाद नक्श ने दरवाजे को खोला और आरोही को अंदर आने के लिए कहने से पहले थोड़ा झिझकने लगा, क्योंकि आरोही अब भी उसे देख दबी सी हंसी हंस रही थी
इसलिए वो भी नजरें नीचे कर वहाँ से अंदर आने के लिए बोल लिविंग रूम की तरफ बढ़ गया। अंदर आने पर आरोही पीछे मुड़ी और प्रेम, जो कि घर के एंट्रेंस गेट से काफी दूर खड़ा था, उसे आवाज देते हुए कहने लगी, प्रेम यहाँ आ जाओ, बाहर धूप है। इधर प्रेम शब्द कान में पड़ते ही नक्श तेजी से पीछे पलटा और अपने सिर को थोड़ा सा टेढ़ा कर बाहर की तरफ देखने लगा। वहाँ बाहर कल रात वाले हैंडसम लड़के को अपने दरवाजे की तरफ बढ़ता देख नक्श बिना कुछ सोचे समझे अपने जगह से दौड़ा और लिविंग के दरवाजे तक पहुंचकर मुंह बनाते हुए दरवाजे को प्रेम के मुंह पर ही बंद कर दिया। नक्श की इस अजीब सी अपमान करने वाली बर्ताव को देख आरोही समझ नहीं पाई कि वो ऐसा क्यों कर रहा है, इसलिए वो भी दरवाजे तक बढ़ गई और नक्श के कंधे पर हाथ रख कर पूछने लगी, नक्श क्या हुआ, आपने इसे बंद क्यों कर दिया? वो बाहर मेरा दोस्त खड़ा है, प्लीज दरवाजे से हटिए, मुझे खोलने दीजिए। नहीं, मेरा घर गंदा है, तुम्हारा हैंडसम बॉयफ्रेंड यहाँ कंफर्टेबल नहीं होगा। वैसे भी इंसान को कुछ फ्रेश एयर भी लेना चाहिए, उसे बाहर ही छोड़ दो, मैं तुम्हारे लिए कुछ ठंडा ले आता हूँ। नक्श ने आरोही को एक नजर देख कहा और दरवाजे के नॉब को छोड़कर किचन की तरफ बढ़ने लगा। तभी उसके कानों में आरोही की आवाज पड़ी, जो कि कह रही थी, लेकिन आपसे किसने कहा कि वो ही मेरा बॉयफ्रेंड है? ये मैटर नहीं करता कि मुझे कैसे पता चला, वैसे ये एक कॉमन बात है, वीकेंड पर सारी लड़कियां अपने बॉयफ्रेंड के साथ ही बाहर घूमने जाती है। मेरे किचन में जाने के बाद दरवाजे को मत खोलना, वरना मैं तुम्हें भी बाहर निकाल दूंगा। कहते हुए नक्श किचन की तरफ बढ़ गया और आरोही उसके दिमाग में पैदा हुई बॉयफ्रेंड वाली गलतफहमी को दूर करने के लिए कुछ भी ना कह पाई। हालांकि वो एक नजर दरवाजे पर देख प्रेम के लिए अफसोस भी कर रही थी, इसलिए उसने धीरे से दरवाजे को खोल दिया और प्रेम को तलाशने लगी। तभी कहीं जाकर उसकी नजर प्रेम पर पड़ी, जो अपने लंबे कद काठी के साथ चलते हुए कार की तरफ बढ़ रहा था। दरवाजे को खोल वो प्रेम की तरफ भागने ही वाली थी कि उसी पल नक्श पीछे से आ गया और अपने दोनों हाथों को दरवाजे से टिकाकर आरोही को घूरते हुए आहिस्ते से बोला, वो चला गया, क्या तुम उसके बिना एक पल भी नहीं रह सकती? अचानक से नक्श की आवाज अपने बिल्कुल करीब महसूस करने से आरोही स्तब्ध हो गई। उसकी पलकें स्थिरता से एक जगह ही रुक गई और उसकी सांसें उसके गले में ही कहीं अटक कर रह गई, जिसकी वजह से वो कोई मूव ना कर पाई, सिवाय पीछे घूमकर नक्श के चेहरे को देखने के अलावा। बिना प्लानिंग के करीब आने से आरोही की धड़कनें पागलों की तरह तेज हो गई और शर्म से उसके गाल भी कुछ हल्के गुलाबी पड़ने लगे, जिस पर नक्श की नजरें आसानी से पड़ रही थी। इसीलिए लगभग 2 मिनट तक आरोही की धड़कनों की आवाज सुनने और उसके शर्माते एक्सप्रेशन को देख नक्श मुस्कुराते हुए बोला, तुम ब्लश क्यों कर रही हो? क्या मेरा करीब आना तुम्हें इतना इफेक्ट करता है क्या? नहीं, दूर हटिए आप, आरोही घबराहट के साथ बोली और अगले ही पल नक्श को अपने आप से दूर धकेलकर वहाँ से सोफे तक दौड़ गई। पैनिक मत करो, मुझे पता है तुम्हारा बॉयफ्रेंड है, इसलिए मैं अपनी हद नहीं भूलूंगा, नक्श कहते हुए आरोही के सामने आकर खड़ा हुआ और उसे पानी से भरा एक गिलास पास करते हुए वापस से कहने लगा, वीकेंड कर यहाँ क्यों आई हो, कुछ काम है क्या? हाँ, नक्श के हाथ में एक पेन ड्राइव देते हुए आरोही बोली, इसमें कुछ साइट्स और डिटेल्स है, आप देख के अयांश सर से साइन ले लीजिएगा, कल इसकी प्रेजेंटेशन है तो ये काम खत्म करना जरूरी था, आरोही मुस्कुराते हुए बोली और पानी के गिलास को टेबल पर वापस रख कर खड़ी हो गई। बस इतना ही काम था, अब मैं चलती हूँ। आरोही को इतनी जल्दी अपने आप से दूर जाता देख नक्श संक्षिप्त भाव से उसे रोकते हुए बोला, इतनी जल्दी क्यों? मेरा मतलब है तुम बस अभी आई हो, क्या तुमने नाश्ता कर लिया है? नहीं, पर प्रेम मेरा बाहर इंतजार कर रहा है, मुझे जाना चाहिए, नाश्ते के बारे में पूछने के लिए शुक्रिया। इतना कहने के बाद आरोही ने एक नजर नक्श के बिना वजह उतरे चेहरे को देखा और फिर आगे कुछ भी कहे बिना तेजी से घर के बाहर निकल गई। कार तक पहुंच आरोही ने प्रेम से नक्श के बर्ताव के लिए माफी मांगी और आगे के पैसेंजर सीट का दरवाजा खोल उसमें बैठने से पहले बोली, पहले कुछ खिलाओ मुझे, फिर शॉपिंग पर चलेंगे। ओके, प्रेम ने कहा और अपने हाथ को उठाकर आरोही के सिर को स्नेहपूर्वक सहलाने लगा।
जिस पर आरोही ने अपने एडियो को हल्का सा ऊपर किया और एक झटके में प्रेम के सेट की हुए बालों में हाथ डालते हुए उसे बिखेर दिया। ऐसा करने के 1 सेकंड बाद ही उसकी खिलखिलाहट भरी हंसी वहाँ के वातावरण में फैल गई, जो कि अपने घर के एंट्रेंस पर खड़ा नक्श साफ तौर से देख रहा था। और पता नहीं क्यों, लेकिन आरोही का प्रेम के प्रति इतना प्यारा होना उसे बिल्कुल भी सहन नहीं हो रहा था। एक अजीब सी घृणित एहसास उसके दिल के कोनों में जगह बनाने लगी थी और उसे अपने शरीर के अंदर गर्म ज्वाला सी फूटती हुई महसूस होने लगी। इसलिए जब उसने आरोही की अलहड़ हंसी सुनी तो बिना कुछ सोचे उसने अयांश के मेंशन के मेन गेट को लॉक किया और लंबे लंबे कदमों से चलते हुए आरोही और प्रेम को अलग रखने के मकसद से उसके पास चला गया। एक बार जब वो उनके कार के करीब पहुंचा तो अपने चेहरे पर एक विचित्र जलन भरी मुस्कान लिए हुए उसने सबसे पहले प्रेम के हाथ को सख्ती से पकड़ा और आरोही के सिर से अलग कर कहने लगा, क्या आरोही तुम्हारी डॉग है जो तुम बार बार उसके सिर को सहलाते हो क्या? प्रेम अचंभे से बोला, लेकिन इससे पहले कि वो आगे भी कुछ कहता उससे पहले ही आरोही अचानक आक्रामक तरीके से प्रेम को पीछे करते हुए नक्श के सामने खड़ी हुई और झिंपते हुए बोली, आप मेरी एक कुत्ते से तुलना कैसे कर सकते हैं? आपकी नजर में मैं एक कुत्ता हूँ क्या? आरोही के भाव को गुस्से से चढ़ा हुआ देख नक्श ने जल्दी से खुद के कदम को पीछे लिया और उसे समझाना चाहा, नहीं मेरा मतलब वो नहीं था, तुम तो क्यूट हो, बिल्कुल किसी पपी की तरह। पपी शब्द सुन आरोही गुस्से से बिफरते हुए बोली, पहले आपने मुझे कुत्ता कहा और अब कुत्ते का बच्चा कह रहे हैं, आप ऐसा कैसे कह सकते हैं? लेकिन मैंने क्यूट भी तो कहा। नक्श लगातार पीछे बढ़ते हुए बोलता रहा, जिस पर आरोही अपने कदम आगे लेते हुए एक बार फिर चिल्लाई, क्यूट से कोई मतलब नहीं है, आपने मुझे डॉग और पपी कहा और ये मेरे लिए बुरा था। आरोही मेरी बात तो सुनो, नक्श ने उसे समझाने की कोशिश की, लेकिन आरोही की आंखों में गुस्से की भावना देख वो चुपचाप एक जगह खड़ा हो गया और अगले ही पल अपने कानों को पकड़ते हुए बोला, सॉरी, तुम ना ही डॉग हो और ना ही पपी हो, तुम आरोही हो। गुस्से से भरी हुई आरोही। नक्श के इस वक्त इनोसेंट चेहरे को देख आरोही ने भी अपने गुस्से को अंदर दबा लिया और पीछे मुड़कर अपने हाथों को बांधते हुए प्रेम और नक्श दोनों को सुनाते हुए बोली, तुम दोनों ने मिलकर मेरा वीकेंड खराब कर दिया, अब मुझे कहीं नहीं जाना, मैं कैब लेकर घर जा रही हूँ और दोनों में से कोई मेरे पीछे नहीं आएगा। आरोही को बिना प्रेम के घर जाता देख नक्श के चेहरे पर मुस्कान तैर गई और उसका दिल खुशी से झूमने लगा। जैसे वो जिस मकसद से उन दोनों तक आया था वो अब पूरा हो गया था। इसलिए उसने प्रेम को देख एक कड़वी हिकारत भरी मुस्कान भरी और वहाँ से मुड़कर अपने घर तक जाने वाले रास्ते पर चलने लगा। नक्श और आरोही के इस तरह चले जाने पर प्रेम ने अपने हाथों को कार के दरवाजे पर रखा और उसे खोलने से पहले खुद में ही बड़बड़ाया, आरोही ने भी ना जाने किससे प्यार किया है। इधर बंगलौर में कमरे से बाहर निकलने के बाद भी एकांशी का शर्म से लाल चेहरा सामान्य नहीं हो पाया था और वो अपने चेहरे पर एक जाहिर करने वाली प्रफुल्लित मुस्कान लिए होटल के लॉबी में चल रही थी। हालांकि वो भले ही होटल की लॉबी में खुद को चलने के लिए मजबूर कर रही थी, लेकिन उसका मन अभी भी कमरे में बदले से अयांश के पास ही कहीं भटक रहा था। इसलिए जब राजवी उसके सामने आकर खड़ी हुई तब वो बिना ध्यान दिए उसे क्रॉस कर वहाँ से आगे बढ़ने लगी। एकांशी के चेहरे की वो खुशियों से भरी एक्सप्रेशन और एक संतुष्ट मुस्कान देख राजवी को ऐसा लगा जैसे अयांश ने सच में उसे सब कुछ एक्सप्लेन कर दिया है उनके रिलेशन को लेकर, जिसकी वजह से ही एकांशी इतनी खुश नजर आ रही है। अपने इस ख्याल मात्र से ही राजवी के जिस्म का खून गुस्से से उबलने लगा और अपने इसी गुस्से की वजह से उसने एकांशी के कलाई को तेज झपट के साथ पकड़कर मोड़ते हुए उसे रोक लिया। अचानक राजवी के इस हरकत की वजह से एकांशी अपने और अयांश के उन प्यारे से लम्हे से बाहर निकल आई और एक आह की आवाज के साथ पीछे मुड़ गई। राजवी को उतनी बेरहमी से अपने हाथ को कचोटता हुए महसूस कर एकांशी ने अपने हाथ को उसे झटक कर छुड़ाना चाहा,
लेकिन राजवी लगातार अपने लंबे नाखूनों से उसके कलाई को निर्दयता के साथ जख्मी करती रही, जो कि एकांशी के लिए हर बीतते क्षण के साथ बर्दाश्त से बाहर होने लगा था। इसलिए अब उसके हाथ में उठ रहे दर्द की लहर उसके आंखों से आंसू के रूप में बहने लगा। राजवी, छोड़ो मुझे, क्या कर रही हो तुम? एकांशी लगातार विस्मयता से उसे अपने हाथ को छोड़ने के लिए कहती रही, लेकिन जब उसे लगा कि राजवी किसी भी तरह से उसे छोड़ने के इरादे में नहीं है, तब उसने अपने एक हाथ के सहारे उसके कंधे को पकड़ा और पूरे जोर के साथ उसे खुद से दूर धकेल दिया। अपने हाथ को उसके दर्दनाक पकड़ से छूटते ही एकांशी ने अपने हाथ को पकड़ा और उसे अपने मुंह तक उठाए उस पर फूंक मारने लगी। हालांकि इससे कोई फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि राजवी ने उसके हाथ में अपनी 5 उंगलियां के नाखून से काफी गहराई से घाव कर दिया था, इसलिए उसमें कहीं कहीं से खून भी निकलने लगा था। वहीं दूसरी तरफ राजवी धक्के की वजह से उस लॉबी के एक दीवार से जा टकराई, जिसके कारण उसके पीठ के हिस्से पर चोट लग गई। फिर भी वो अपने गुस्से को नियंत्रित करने के मनोस्थिति में दिखाई नहीं दे रही थी और एक बार फिर वहां से झपटते हुए एकांशी की तरफ दौड़ी और उसके बिल्कुल सामने खड़ी होते हुए उसके हाथ की तरफ इशारा कर एग्रेसिव भाव से बोली, दर्द हुआ ना तुम्हें? ठीक वैसा ही दर्द मुझे भी होता है जब तुम मेरे अयांश के साथ घूमती हो, उसके साथ एक ही कमरे में रहती हो, उसके साथ एक ही बेड को शेयर करती हो। राजवी की बात सुन एकांशी के आंखों के आंसू बहना एकदम से बंद हो गए। ये पहली बार था जब राजवी बिना बात को इधर उधर घुमाए सीधे तौर पर उससे ये जाहिर कर रही थी कि वो अयांश से प्यार करती है और उसे अयांश के साथ देख वो जेलस महसूस कर रही है। इसलिए उसने अभी उसे हर्ट किया ताकि वो अपने दिल की तकलीफ को उसे समझा सके। लेकिन जहाँ तक एकांशी की बात थी, वो कहीं ना कहीं राजवी के इन सभी बातों और हरकतों की वजह से थोड़ा गुस्से में जरूर आ गई और उसने अपने जख्मी हाथ को नीचे लटकाते हुए कहा, अयांश के साथ घूमना, उनके साथ रूम शेयर करना मेरा हक है। तुम शायद भूल गई हो, लेकिन मैं उनकी लीगल वाइफ हूँ, इसलिए तुम्हारी ये जलन मेरे लिए कोई मायने नहीं रखती और जो तुम ये सब कुछ करना चाह रही हो, ये बिल्कुल भी जायज नहीं होगा। शट अप! राजवी बिना किसी अन्य व्यक्ति की उपस्थिति की चिंता किए चिल्लाई, जिस पर एकांशी अपने सिर को घुमाकर लॉबी में चारों ओर देखने लगी। चूँकि ये लंच का वक्त हो गया था, इसलिए वहाँ उन दोनों के अलावा कोई भी मौजूद नहीं था। वो देख ही रही थी कि तभी एक बार फिर उसने राजवी की रुआसी सी आवाज सुनी, जो कि कह रही थी, जायज, तुम मुझे जायज और नाजायज की बात ना ही समझाओ तो बेहतर होगा। वो तुम थी जिसने अयांश के साथ नाजायज रिश्ता बनाया और उसे अपने चंगुल में फंसाया, वरना आज अयांश सिर्फ मेरा होता। वैसे भी प्यार और जंग में सब कुछ जायज होता है और यहाँ हमारे बीच तो प्यार ही जंग है। ऐसा कहते हुए राजवी ने एकांशी के कंधे को पकड़ा और उसे बेतरतीबी से झकझोरते हुए कहना जारी रखा, क्यों कोई नहीं समझता कि कितनी तकलीफ होती है जब हम किसी से प्यार करते हैं और बदले में हमें कुछ भी हासिल नहीं होता। हमें पता होता है कि जिसे हम प्यार करते हैं उस पर हक जमाने वाली कोई और है। एकांशी राजवी के इस तरह रोने और उसके रास्ते को ब्लॉक कर देने से थोड़ा चिढ़ गई थी, इसलिए उसके लहजे में अजीब सा गुस्सा था और उसने कहा, राजवी, अब इन सभी बातों के कहने के पीछे क्या मतलब है? और मैंने कभी भी अयांश के साथ कोई नाजायज रिश्ता नहीं बनाया। जो कुछ भी हमारे बीच आज तक हुआ, उन सभी में अयांश की पूरी मर्जी रही है। एकांशी राठौड़, अयांश कभी भी लड़की के पीछे भागने वाला लड़का नहीं रहा है। बचपन से मैं उसे देखती आई हूँ और तुम कह रही हो कि वो तुम्हारे लिए उस रात जुनूनी हो गया था। राजवी ने एकांशी के शब्दों को बीच में ही टोक दिया था और अपने लाल होंठों को एक हल्की कड़वाहट मुस्कान में बदलते हुए कहा, तो तुम्हारा जुनूनी आदमी अयांश, क्या तुम्हें लगता है कि वो तुम्हें प्यार करता है इसलिए उस रात वो तुम्हारे करीब गया? नहीं, मैं अच्छी तरह जानती हूँ अयांश तुम्हें 2 कौड़ी का भाव नहीं देता। एकांशी थोड़ी देर के लिए चौंक गई थी, उसके होंठ कुछ कहने के लिए हिल रहे थे। राजवी के उन शब्दों के साथ वापस लड़ने के लिए वो खुद को तैयार कर ही रही थी
कि तभी राजवी बिना उसे कोई मौका दिए फिर कहने लगी, मैं तुम्हें साबित करूंगी कि अयांश का प्यार सिर्फ मेरे लिए है। उससे प्यार करने का हक सिर्फ मेरा है। मिसेज आदित्य कहलाने का हक सिर्फ और सिर्फ राजवी का है। इन शब्दों के साथ ही राजवी ने एकांशी के नाजुक सफेद हाथों की ओर एक नजर डाली और अपने गालों पर गिरे आंसुओं को पोंछते हुए हंसने लगी। अरे ये क्या, पत्नी होने का दावा करने से पहले अयांश के द्वारा दी गई शादी की अंगूठी तो पहन लेती। फिर अपने मुंह से अफसोस की आह निकालते हुए बोली, अब ये मत कहना कि तुम्हारे जुनूनी आदमी ने तुम्हें एक शादी की अंगूठी तक नहीं दी। जब राजवी ने ये कहा तब एकांशी ने सहज तरीके से अपने हाथ को अपने कपड़ों के आड़े छुपा दिया और अपने चेहरे पर एक शांत भाव को बनाए रखने की बहुत कोशिश की। क्या तुम्हारा कहना खत्म हो गया? अगर हो गया हो तो प्लीज एक तरफ हट जाओ। एकांशी को इतनी बात सुनाने के बाद राजवी को लगा ही नहीं था कि एकांशी इतनी सौम्यता से उसे हटने को कहेगी, क्योंकि जिस तरह की बातें उसने उससे कही थी उससे किसी का भी दिल आसानी से टूट सकता था। इसलिए उसने एक बार फिर कहने के लिए अपने मुंह को खोला, लेकिन इस बार उसके शब्दों को सुनने के लिए एकांशी ने जरा भी जहमत नहीं उठाई और उसे कोई मौका ना देते हुए खुद ही बोल पड़ी, यहाँ से जाने से पहले मैं एक और बात तुमसे कहना चाहती हूँ। तुमने अभी कहा ना कि अयांश के प्यार पर सिर्फ तुम्हारा हक है, तो सुनो, अयांश से प्यार कर लेना बहुत आसान है, लेकिन उनके प्यार को पाना उतना ही मुश्किल। खुद को तकलीफ से बचाने के लिए सबसे पहले तुम उन्हें अपने दिलो दिमाग से निकाल दो, वो तुम्हारे कभी नहीं होंगे। इधर लंदन में जब नैनिका अपने डैड के मेंशन पहुंची, तो अंदर दाखिल होने से पहले उसने अपने हैंडबैग से एक टिश्यू पेपर निकाला और अपने गालों पर गिरे आंसू को पोंछकर अपने चेहरे पर एक बनावटी मुस्कान बना लिया, ताकि किसी को भी उसके रोने के भाव ना दिखे। हालांकि जब वो अंदर पहुंची तो हमेशा की तरह किसी ने भी उस पर कोई अटेंशन नहीं दिया और ना ही उसे वेलकम ही कहा। इसलिए नैनिका ने भी उन्हें किसी भी तरह से ग्रीट नहीं किया और एकदम सपाट भाव में अलीशा से पूछने लगी, डैड कहाँ है? मुझे कुछ बात करनी है। सोफे पर बैठी अलीशा के कानों में जब नैनिका की आवाज पड़ी, तब उसने अपने लंबे गोरे से टांग को एक दूसरे के ऊपर चढ़ाया और अकड़ते हुए बोली, ओ तो तुम आ गई और मैं तुम्हारी असिस्टेंट नहीं हूँ, जाकर खुद पता करो। अलीशा के इस कड़वे टोन को सुन पहले से ही उदास नैनिका ने एक गहरी सांस भरने के अलावा कुछ भी नहीं कहा और अपने हाई हील्स में चलते हुए सीढ़ियों की तरफ बढ़ गई। लेकिन अभी वो सीढ़ी के पहले स्टेप पर अपने कदमों को रख पाती, उससे पहले ही उसे अपने ठीक पीछे से अपने डैड की आवाज आई, जो कि एक सवाल को धारण किए हुए था, नैनिका, बच्चे आपका काम सही से हो गया? अपने डैड की आवाज सुन नैनिका पीछे मुड़ी और अपनी नजरों को उनसे काफी दूर दरवाजे पर गड़ाए उनके पीछे सवाल को पूरी तरह से इग्नोर करते हुए बोली, मैं आज शाम की फ्लाइट से इंडिया लौट रही हूँ। मेरे यहाँ आने से ऑफिस का काम बहुत डिस्टर्ब हो गया है। मैं यहाँ आपको यही बताने आई थी, अब मैं अपना सामान पैक कर लेती हूँ। इतना कहते हुए नैनिका मुड़ने लगी। उसी पर लिविंग रूम के चारों कोनों में अलीशा की हंसी में लिपटी आवाज गूंजी, जो कि कह रही थी, अच्छा है, मेरे शादी से बला टल गई। अलीशा, बिहेव योरसेल्फ। अलीशा और नैनिका के पिता ने अपनी आवाज को सख्त किए अलीशा को डांटा, जिस पर अलीशा मुंह बनाते हुए उठी और नैनिका की तरफ बढ़ते हुए उसे अपनी बड़ी आंखों से घूरने लगी, जिसे नोटिस करने के बाद भी नैनिका ने कुछ भी कहा और चुपचाप से मुड़कर सीढ़ियों के ऊपर चलने के लिए अपने कदम को उठाने लगी। हालांकि वो इस बार भी अपने कदम को सीढ़ी पर नहीं रख पाई थी कि तभी पीछे दरवाजे पर ना जाने कब से खड़े मनवीर की आवाज आई, मुझे कुछ बात करनी है आप सभी से। मनवीर की आवाज सुन वहाँ मौजूद सभी पीछे दरवाजे की तरफ मुड़े और मनवीर के उतरे हुए से चेहरे को देखने लगे, लेकिन इन सब में सबसे पहले अलीशा ही थी, जो कि अपने चेहरे पर बड़ी सी मुस्कान लिए मनवीर की तरफ बढ़ने लगी और एक पल बाद ही उसके गले लगते हुए बोली, बेबी, इन 2 दिनों में तुम कहाँ थे? आई मिस यू सो मच। अचानक अलीशा के गले लग जाने की वजह से मनवीर ने अपनी नजरों को दूर खड़ी नैनिका की तरफ घुमाया, जो कि बिल्कुल ठंडे भाव के साथ शांत खड़ी थी, जैसे उसे कोई फर्क ही नहीं पड़ा था उन्हें इतने करीब देखकर।
नैनिका को इतना इमोशनलेस देख मनवीर को कहीं ना कहीं इस बात का एहसास हो गया कि नैनिका के इस दफन हो चुके एहसासों को उसने खुद अपने हाथों से ही 1 साल पहले मार दिया था। इसलिए उसके दिल में एक अनकही टीस उठी जो इस वक्त नैनिका को अपने सीने से लगाकर रोने से ही खत्म हो सकती थी। इधर नैनिका की धड़कनें उस पल कुछ तेज हो गई थी जब अलीशा बेधड़क मनवीर के गले से जा लगी थी। हालांकि उसने अपने दिल के दुखी जज्बात को किसी भी तरफ से अपने चेहरे तक पहुंचने नहीं दिया और एकदम शांत खड़ी उन दोनों को देखती रही। पर जैसा कि वो काफी देर तक इस नजारे को बर्दाश्त नहीं कर सकती थी, इसलिए उसने अपनी पलकों को धीरे से नीचे झुका लिया और उन पलकों के बीच फंसे आंसू को फर्श पर गिराने लगी। इसी बीच एक बार फिर उसे मनवीर की आवाज सुनाई पड़ी जो कि जाहिरी तौर से अलीशा के लिए ही थी। इनफ, तुम मुझे छोड़ सकती हो, इस तरह मेरे गले पड़ने की जरूरत नहीं है। इतना कहते हुए मनवीर ने जबरदस्ती अलीशा को खुद से अलग किया और उसे वहीं छोड़कर खुद आगे बढ़ गया। एक लम्हे के बाद जब मनवीर के चलने की आवाज खत्म हुई तभी कहीं जाकर नैनिका ने अपने सिर को ऊपर उठाया। मनवीर को अपने बिल्कुल सामने खड़ा देख नैनिका ने अपनी नजरों के विचलन को थोड़ा नियंत्रित किया और अपने सिर को हल्के से ना में हिलाते हुए उसे कुछ भी उल्टा सीधा करने से मना किया, जिस पर मनवीर ने भी अपने सिर को ना में हिलाकर उसे ये जाहिर किया कि वो उसकी बात नहीं सुनने वाला। इसके आधे सेकंड बाद ही वो तेजी से आगे बढ़ा और नैनिका के गालों को अपने हाथ में भरते हुए उसे अपनी तरफ खींचकर उसके होंठों को अपने होंठों से इस कदर जोड़ने लगा जैसे उसे वहाँ मौजूद लोगों से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। अचानक किए मनवीर के इस हरकत से नैनिका पहले 2 मिनट तक संपूर्ण रूप में स्थिर रही। उसकी फैली आंखें और एक ही जगह पर रुका हुआ उसका हाथ इस बात को साफ तौर से जाहिर कर रहा था कि वो मनवीर के इस निर्भीक कदम से काफी हैरान थी। हालांकि उसे जल्दी ही वहाँ मौजूद अपने पिता और बहन का ख्याल आ गया, जिसके कारण उसने मनवीर के सीने पर हाथ रख उसे खुद से अलग होने के लिए धक्का देना शुरू कर दिया। उसके इस दूर जाने वाले कोशिश को समझने के बाद भी मनवीर उससे अलग होने के लिए तैयार नहीं था। शायद इसीलिए उसने अपने हाथ को उसके गालों से हटाकर उसके पीठ पर रख लिया और एक बार फिर उसे अपने करीब खींचते हुए उसके होंठों को छोड़ उखड़ी सांसों को संभालते हुए बोला, मैं प्यार करता हूँ तुमसे, प्लीज बिलीव मी। मुझसे नहीं होगा। आज तक तुमने ऐसी कौन सी यकीन दिलाने वाली बात कही है? प्यार तो तुम मुझसे 1 साल पहले भी किया करते थे, फिर भी छोड़ कर गए ना। फिर आज मैं किस ओर से तुम्हारा यकीन करूं? नैनिका अपने आंसुओं को लगातार गिरते हुए बोली, जिस पर मनवीर कुछ देर को खामोश सा उसकी आंखों में देखता रहा और फिर कुछ सोचते हुए अपने होठों को हरकत में ले आया। लेकिन कुछ कह पाता उससे पहले ही अलीशा, जो कि उनके किस्से अपने दिल में काफी निराशा महसूस कर रही थी, अचानक उनके बीच आती हुई दोनों को एक दूसरे से जबरदस्ती अलग कर चिल्लाई, क्या चल रहा है तुम दोनों के बीच? अचानक अलीशा को अपने और नैनिका के बीच आकर खड़ा हुआ देख मनवीर की भौहें कुछ ऊपर को तन गई। हालांकि उसने अलीशा के सवाल और उसके गुस्से पर कोई ध्यान नहीं दिया और एक बार फिर नैनिका की सूनी से आंखों में देखते हुए कुछ सोचने लगा। उन दोनों को चुप देख और उनके नजदीकियों को याद करते हुए अलीशा का गुस्सा जैसे और अधिक भड़क गया, जिसकी वजह से वो बिना सोचे समझे नैनिका की तरफ घूम गई और अगले ही पल उसे थप्पड़ मारने के लिए हाथ उठाए चिल्लाई, बेशर्म, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मनवीर को सेड्यूस करने की? इधर नैनिका ने जैसे ही उसके उठे हुए हाथ को देखा, उसने खुद को एक तरफ को झुका लिया और अपने चेहरे को अपने बाजुओं की मदद से ढक लिया। लेकिन 20 सेकंड बाद भी जब उसे अपने ऊपर अलीशा के हाथ का स्पर्श महसूस नहीं हुआ, तब अनजाने भाव से उसने अपने चेहरे से हाथ को नीचे कर लिया और अलीशा के हाथ को हवा में ही रुका हुआ देखने लगी। हालांकि अपनी नजरों को थोड़ा और नीचे करने पर उसे अलीशा की कलाई पर मनवीर की पकड़ भी नजर आ गई, जिसकी वजह से उसे ये समझने में जरा भी देर नहीं लगी कि उसे अलीशा के जोरदार थप्पड़ से बचाने वाला मनवीर ही है। वहीं मिस्टर और मिसेज सिंह भी मनवीर और नैनिका के रिश्ते को लेकर काफी अचरज और चिंता में दिखाई पड़ रहे थे। शायद यही वजह थी कि वो अभी भी सब कुछ अपने मन में ही समझने की उधेड़-बुन में लगे थे।
लेकिन जब अलीशा ने नैनिका को मारने के लिए हाथ उठाया तब वे भी उन तीनों तक बढ़ आए और मिस्टर सिंह ने मनवीर से पूछा, क्या चल रहा है ये सब? मिस्टर सिंह की आवाज पर मनवीर ने अलीशा को कुछ 2 मिनट तक अपनी आंखें दिखाते हुए नैनिका से दूर रहने के लिए वार्न किया और फिर तेज झटके के साथ उसके हाथ को छोड़ दिया। मिस्टर सिंह की तरफ देखते हुए एकाएक प्रत्यक्ष रूप से बोला, मैं अलीशा से शादी नहीं करना चाहता। नैनिका मेरा पहला प्यार है और मैं उसी के साथ शादी के बंधन में बंधना चाहता हूँ। लेकिन आप चिंता मत कीजिए, मैं किसी भी कारण से आपके साथ हुई डील को खत्म नहीं करूँगा। डैड, ये क्या बकवास? अलीशा गुस्से से बिफरते हुए बस इतना ही कह पाई थी कि उसी पल उसके पिता ने उसे हाथों के इशारे से चुप रहने को कहा, जिस पर अलीशा का चेहरा गुस्से से लाल होने लगा। लेकिन जैसा कि इस वक्त सभी का ध्यान नैनिका और मनवीर पर था, इसलिए किसी ने भी अलीशा के बढ़ते गुस्से पर ध्यान नहीं दिया और मिस्टर सिंह ने हल्के से मुड़कर नैनिका से पूछना शुरू कर दिया, नैनिका बेटा, क्या आप और मनवीर एक दूसरे से पहले ही मिल चुके थे? क्या आप मनवीर से शादी करना चाहती है? अलीशा की वजह से अपने मन को मारने की जरूरत नहीं है। आप मुझसे बता सकती है कि आप क्या चाहती है। अब सभी की नजरों को अपने ऊपर ही गड़ा हुआ देख नैनिका, जो कि अचानक हुए इन सभी घटनाओं से सदमे में थी, उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो उनके इंतजार का क्या जवाब दे, क्योंकि उसका मन अभी भी मनवीर के करीब होने या उससे शादी करने को लेकर तैयार नहीं हो रहा था। इसलिए बिना कुछ बोले ही नैनिका ने सभी को अपनी सरसरी निगाह से देखा और अगले ही अपने बैग के हैंडल पर हाथ को कसते हुए बोली, नहीं, मैं दोबारा मनवीर के करीब नहीं जाना चाहती। मनवीर के करीब होना मुझे तकलीफ देता है। मुझे बस इंडिया वापस जाना है, आज ही। इतना कहते हुए नैनिका ने एक नजर भी मनवीर को नहीं देखा कि उसकी क्या प्रतिक्रिया है उसकी कही बातों पर, और तेजी से दौड़ते हुए अपने कमरे की तरफ भाग गई। इधर बैंगलोर में कल रात के बाद एकांशी की तबीयत की जानकारी लेने और उससे ऑफिशियल तौर से मिलने के लिए कृति खुद ही उनके होटल तक आ गई थी। चूँकि अयांश ने उसे अपने रूम नंबर की जानकारी पहले ही दे दी थी, इसलिए होटल में आने पर उसने किसी भी स्टाफ से कोई मदद नहीं ली और खुद ही एकांशी के रूम तक चली गई। एक बार जब वो रूम के दरवाजे तक पहुंची, तो उसने सहज तरीके से अपने हाथ को उठाकर दरवाजे पर 3 बार नॉक किया और दरवाजे के खुलने का इंतजार करने लगी। कुछ 2 मिनट बाद ही अंदर से एकांशी ने दरवाजे को खोला और बड़े ही विनम्र भाव के साथ उसे देखने लगी। उसके चेहरे के एक्सप्रेशन से कृति ये आसानी से बता सकती थी कि एकांशी कुछ याद करने की कोशिश कर रही है, इसलिए उसे और ज्यादा सोच में ना डालते हुए कृति बोल पड़ी, ओह, तुम मुझे नहीं जानती, ज्यादा मत सोचो। मैं कृति हूँ, तुम्हारी क्लाइंट की बेटी और अयांश की सबसे अच्छी दोस्त। इतना सुनने के बाद राजवी की बातों की वजह से पहले से ही एकांशी का उदास चेहरा और अधिक उदासीन हो गया। क्या कृति भी अयांश के प्रति अपने प्यार के बारे में उसे बताने आई थी? क्या वो भी उसे अयांश से दूर रहने के लिए धमकाना चाह रही थी? अपने मन में सवालों को दोहराते हुए उसने अपने होंठों को भींचकर अंदर कर लिया था और गहरी सोच में डूबे एक्टर कृति को ही घूरे जा रही थी। एकांशी की इतनी ठंडी प्रतिक्रिया देख कृति को पहले कुछ मिनटों तक कुछ भी समझ नहीं आया, जिसकी वजह से उसने अपने हथेली को एकांशी के चेहरे के आगे लहराते हुए एक बार फिर कहना शुरू किया, हे, कहाँ खो गई? तुम तो बिल्कुल अयांश की तरह ही हो। खैर, अब कैसी हो तुम? मैं तुम्हें कहीं ले जाने आई हूँ, चलो। कहाँ? एकांशी सवालिया लहजे में बोली। लेकिन इससे पहले कि वो और सवाल करती, कृति ने अपने एक उंगली को उठाकर एकांशी के होंठों के बीच रख दिया और उसे कुछ भी पूछने का कोई मौका ना देते हुए बड़े ही नजाकत के साथ बोली, डार्लिंग, मैं तुम्हारे साथ कुछ भी नहीं करूँगी। मेरे सबसे अच्छे दोस्त की वाइफ होने की वजह से मैं तुम्हें ट्रीट देना चाहती हूँ और इसके लिए तुम्हारे हस्बैंड ने पहले ही परमिशन दे दी है। लेट्स गो। ऐसा कहते हुए उसने एकांशी के हाथ को पकड़ा और उसे खींचते हुए बाहर निकालने लगी, जिस पर एकांशी ने कोई विरोध नहीं किया और चुपचाप उसके साथ चलने लगी। हालांकि उसके दिमाग में अयांश और कृति को लेकर कई सारे सवाल घूमने लगे थे, जो कि हर एक कदम के साथ और अधिक बढ़ते जा रहे थे।
कार तक पहुंचकर कृति, जो कि काफी बेचैन थी, उसने एकांशी का हाथ छोड़ दिया और आगे की पैसेंजर सीट का दरवाजा खोल एकांशी को बैठने का इशारा करते हुए कहा, अंदर बैठ जाओ। बिना एक भी शब्द कहे एकांशी ने अपने सिर को हाँ में हिलाया और अंदर आ गई। एकांशी के बैठते ही कृति ने दरवाजे को बंद किया और वहां से चलकर ड्राइविंग सीट की तरफ चली आई। कार में बैठने के साथ ही उसने कार स्टार्ट की और कार को जल्दी से रोड पर दौड़ने लगी। एकांशी कृति की एग्रेसिव ड्राइविंग से एक झटके में आगे की तरफ झुक गई, लेकिन अपने सिर को आगे की कैबिनेट से टकराने से पहले उसने खुद को संभाल लिया और अगले ही पल खुद को सीट बेल्ट से सिक्योर कर अपने हाथ को कार के विंडो पर टिका लिया, ताकि वो कृति के इस हाई स्पीड ड्राइविंग की वजह से डर को कम कर सके। आप और अयांश कब से दोस्त है? कुछ पलों की खामोशी के बाद एकांशी ने कृति से पूछा। बचपन से, कृति ने संक्षिप्त जवाब दिया। तो क्या आप और अयांश पहले कभी रिलेशन में रहे थे या अभी भी हैं? ये पूछने से पहले एकांशी कुछ हिचकिचाई, जिसे देख कृति ठहाके से साथ हंसी जरूर, लेकिन कहा कुछ भी नहीं और अपने जवाब को सवाल में तब्दील करते हुए बोली, मेरा छोड़ दो, तुम बताओ अयांश के साथ तुम्हारी मैरिड लाइफ कैसी चल रही है? अयांश तुम्हारे साथ कैसे पेश आता है? कृति के इस सवाल पर एकांशी की आंखें एक पल को झपकी। अपने सिर को कार की खिड़की से टिकाते हुए उसने साफ साफ जवाब दिया, सब कुछ ठीक है। मुझे लगा ही था कि तुम यही जवाब दोगी। कृति कार को ड्राइव करते हुए एकांशी की तरफ हल्के से देखकर मुस्कुराई, जिस पर एकांशी उसकी तरफ संदेहित भाव से पूछने लगी, क्या मेरा जवाब आपको संतुष्ट नहीं करता? कृति अपने सिर को ना में हिलाते हुए बोली, बिल्कुल नहीं। अगर सब कुछ सही है तो कल रात नशे में होने के दौरान तुम अयांश को रास्कल क्यों कहती? रास्कल शब्द सुनते ही एकांशी की भौहें हैरानी से ऊपर की तरफ तन गई और उसने बिना रुके चिल्लाते हुए कहा, रास्कल? क्या मैंने उन्हें रास्कल कहा? हाँ बिल्कुल, तुमने सभी के सामने अयांश को रास्कल कहा। कृति उसके हैरान भाव को देखते हुए बोली, लेकिन अपने कहने के कुछ ही पल बाद पूरे अदा के साथ हंसने लगी और अपनी ड्राइविंग पर फोकस करते हुए एक बार फिर बोलने लगी, तुम अपने चेहरे को तो देखो, ये बिल्कुल किसी पके हुए पपीते की तरह दिख रहा है। चिंता मत करो, अयांश ने तुम्हारी बात का बुरा नहीं माना था, बल्कि वो हंस रहा था। सच कहूँ तो मैंने कल रात अयांश को पहली बार हंसते देखा था, वो भी तुम्हारी बातों पर। वो हंस रहे थे, क्या उन्हें मुझ पर गुस्सा नहीं आया? एकांशी हैरान लेकिन खुशी भरे लहजे में बोली, जिसके रेस्पॉन्स में कृति ने अपना सिर हाँ में हिलाया और थोड़ी देर बाद कहना शुरू किया, आज इतने सालों बाद साथ में लंच करने के बाद सच में मजा आने वाला है। सालों बाद किसके साथ? एकांशी ने पूछा। कोई है जो शायद मेरा बॉयफ्रेंड बन सकता था। कृति एकांशी को एक नजर देख एक रहस्यमय मुस्कान मुस्कुराई। कृति को इतने सीधे तरीके से बात करता देख एकांशी कुछ पलों के लिए अपने दिल की इनसिक्योरिटी को पूरी तरह भूल गई और अपने होठों पर एक मुस्कान लिए उससे बातें करने लगी। एक बार जब वो दोनों रेस्टोरेंट में एंटर हुई, वहाँ का एक स्टाफ दौड़ते हुए कृति के सामने आकर खड़ा हो गया और मैम दिस वे कहते हुए उन्हें लेकर चलने लगा। क्योंकि कृति ने पहले से ही एक बड़े से लाउंज एरिया को बुक कर लिया था, इसलिए वो स्टाफ सीधे उन्हें वहीं ले गया और कुर्सी को खींचते हुए उन्हें बैठने का इशारा कर दिया। कुर्सी पर सहजता से बैठने के बाद कृति ने एकांशी की तरफ देख ब्लिंक किया और कहने लगी, अयांश आज सुबह घर आया था, मॉम से काफी देर बात की उसने ये भी बताया कि होटल के लिए डिजाइन तुमने तैयार किया है। मैंने भी उसे देखा, वो सच में एक ड्रीमी प्रोजेक्ट होगा। अयांश और मॉम हमेशा से कुछ ऐसा ही चाहते थे। ये होटल अयांश के लिए बहुत मायने रखता है। ये उसकी मॉम का वो प्रोजेक्ट है जो पूरा करने से पहले ही वो दुनिया को छोड़ गई। अयांश की मॉम का प्रोजेक्ट मतलब? एकांशी उसकी सारी बातों को ध्यान से सुनने के बीच में बोली। अयांश की माँ मेरी मॉम की बहुत अच्छी दोस्त थी, इसलिए जब अयांश के दादाजी ने अपनी वसीयत में बड़े बेटे को सब कुछ देने की बात मेंशन कर दी, तब अयांश के पेरेंट्स को अपनी कंपनी होते हुए भी दूसरे की कंपनी में काम करना पड़ा।
उन दिनों में अयांश की मॉम मेरे डैड की कंपनी में काम किया करती थी और वो ही इस होटल प्रोजेक्ट की इंचार्ज थी। लेकिन जब होटल की बिल्डिंग तैयार हो गई और उसके डेकोरेशन डिजाइन तैयार होने लगा, तब कार एक्सीडेंट में अयांश की मॉम और डैड का देहांत हो गया, जिसकी वजह से होटल का काम कुछ दिनों के लिए रुक गया। फिर कुछ दिनों के बाद जब होटल का काम फिर स्टार्ट हुआ तो मेरे डैड की मौत हो गई और एक बार फिर होटल का काम रुक गया। मॉम को सब कुछ संभालने और स्टार्ट करने में लगभग 1 साल का वक्त लग गया। इसी बीच अयांश को घर में उसकी मॉम के होटल बिल्डिंग के कुछ डॉक्यूमेंट मिल गए थे और उसने मेरी मॉम से बहुत रिक्वेस्ट की थी कि वो बड़े होने के बाद अपनी मॉम के अधूरे काम को खुद ही पूरा करना चाहता है, जिस पर मॉम ने उसे उसी वक्त कहा था कि अगर अयांश कुछ यूनिक नहीं बनाता तो वो 5 ट्रायल के बाद होटल रेनवेल का काम किसी दूसरे कंपनी को दे देंगी। पिछली बीती बात बताते हुए कृति की आंखें आंसुओं से भर गई। हालांकि उसने उन आंसुओं को गिरने से पहले ही पोंछ लिया और वापस से कहने लगी, आदित्य ग्रुप ऑफ कंपनी को संभालने के बाद अयांश ने जब काफी पैसे कमा लिए तब उसने मॉम से होटल को बेचने की ऑफर भी दी। लेकिन मॉम अब खुद अयांश की कोशिशों और इस होटल प्रोजेक्ट से इतनी अटैच हो गई है कि उन्होंने अयांश को इसमें इन्वेस्ट तो करने दिया लेकिन बेचने को तैयार नहीं हुई। तुम यकीन नहीं करोगी, लेकिन अयांश का ये आखिरी चांस था होटल को अपने हाथ में लेने का, जो तुम्हारी वजह से उसे मिल गया। की वजह से एकांशी कृति की लंबी चौड़ी बात सुनने के बाद इतना ही कह पाई और सोचने लगी कि शायद इसी वजह से अयांश का मूड आज सुबह उसके प्रति इतना अच्छा था, जबकि उसने कीमत लगने वाली बात भी उसके सामने कही थी। यहाँ तक कि उसने उसे कल रात को रास्कल भी कहा था। वो अपने ख्यालों में उलझे कृति की और कही जाने वाली बातों को सुन ही रही थी कि तभी लाउंज एरिया का बंद दरवाजा एक वेटर द्वारा खोला गया और अंदर आते हुए उस वेटर ने कृति से कहा, मिस कृति, आपके दूसरे गेस्ट भी आ गए हैं। वेटर की ये बात सुनते ही एकांशी, जो कि ना जाने कब से कृति के हो सकने वाले बॉयफ्रेंड को देखना चाहती थी, उत्सुकता में पीछे की ओर मुड़ी। पीछे मुड़ते ही उसे अयांश की वही जानी पहचानी सी ठंडी झलक दिखाई दी। उसे देख उसके होठों पर जो हंसी अब तक बनी हुई थी वो जैसे जम सी गई। वहीं कृति अयांश के वेलकम के लिए अपनी जगह से खड़ी हुई और कहने लगी, अयांश जल्दी आओ, बैठो, मुझे बहुत तेज भूख लगी है। हम कब से बस तुम्हारा ही इंतजार किए जा रहे हैं। अयांश ने उसकी बातों को सुनते हुए अपने सिर को हिलाया और फिर उसने एकांशी के बिल्कुल सामने वाली एक चेयर खींचकर अपने बैठने के लिए सीट चुन लिया। अयांश के बैठ जाने के बाद कृति ने वेटर को अपने पहले से ही ऑर्डर किए हुए डिशेस को लाने का इशारा कर दिया। कुछ 10 मिनट बाद ही उनके सामने रखा टेबल खाने की डिशेस से पूरी तरह भर गया, जिसे देख एकांशी ने सीधे लेकिन कम आवाज में कृति की तरफ झुकते हुए कहा, ये कुछ ज्यादा ही नहीं है। कृति ने अयांश की तरफ देख हंसते हुए कहा, अरे नहीं, ये सारी अयांश की पसंद की डिशेज है, जस्ट ट्राई इट। अयांश की पसंद हमेशा ही कमाल की होती है। इतना कहने के बाद कृति ने एकांशी के प्लेट में कुछ खाने को सर्व कर दिया और अयांश को भी खाने का इशारा किया। कृति अयांश के पसंद और नापसंद के बारे में इतनी अच्छी तरह वाकिफ है। सोचते हुए एकांशी ने अपनी आंखें ऊपर को उठाई और अयांश को देखने लगी, जो इस वक्त बिल्कुल मोशनलेस कुर्सी पर स्थिर बैठा हुआ था। उसे अपनी तरफ ही घूरता हुआ देख एकांशी ने कसकर अपनी मुट्ठी बांध ली। उसका दिल जोरों से धड़कने लगा था, इसलिए उसने तेजी से अपनी पलकों को नीचे गिरा लिया। अयांश को रास्कल कहने वाली बात उसके जहन में और अधिक घबराहट उत्पन्न करने का कारण बन गई थी, इसलिए वो बिना दूसरी तरफ देखे सर्व किए खाने को चम्मच सहारे अपने मुंह में डालने लगी। लंच करने के बाद कृति ने जब अपने सिर को अपनी प्लेट से हटाकर अयांश और एकांशी के प्लेटों की तरफ घुमाया तो उसने पाया कि उनकी प्लेट में भरा खाना आधे से ज्यादा वैसे ही पड़ा हुआ है और दोनों ने ही अपने काटे चम्मच को नीचे टेबल पर रख दिया है। क्या हुआ, तुम दोनों ने खाया क्यों नहीं? क्या ये तुम्हें अच्छा नहीं लगा? कृति ने पूछा। नहीं, ये बहुत अच्छा था, लेकिन मैंने अभी कुछ देर पहले ब्रेकफास्ट किया था, इसलिए मुझे ज्यादा भूख नहीं लगी थी।
एकांशी ने जल्दी से कृति के सवाल का जवाब दिया, लेकिन अयांश ने इस पर कुछ भी नहीं कहा और चुपचाप उनकी बातों को सुनता रहा। अयांश के कम खाने के बारे में जानने के लिए कृति ने उसकी तरफ देखा और अपनी मुस्कुराते लाल होंठों को हिलाते हुए पूछने लगी, अयांश तुमने क्यों नहीं खाया? मुझे भी भूख नहीं थी। अयांश सीधे और सपाट भाव से बोला। ओह, कृति ने अपने ट्रीट को बर्बाद होता देख अफसोस किया, लेकिन अपने जॉली नेचर की वजह से वो ज्यादा देर तक सीरियस भाव के साथ ना रह पाई और एक बार फिर चमकती आंखों के साथ एकांशी को देखते हुए बोली, एकांशी जानती हो, अयांश ही वो लड़का है जो मेरा बॉयफ्रेंड हो सकता था। अचानक सुने इन शब्दों की वजह से एकांशी ने अपने हाथों की उंगलियों को आपस में फंसा दिया और कसकर अपनी हथेली को उंगलियों से दबाने लगी। सभी के सामने खुद को सामान्य दिखाने की कोशिश में उसके माथे पर बल पड़ गई, जो कि अयांश स्पष्ट रूप से नोटिस कर पा रहा था। हालांकि वो कृति के बॉयफ्रेंड वाली बात काफी दफा सुन चुका था, इसलिए उसे ज्यादा हैरानी नहीं हुई, लेकिन कहीं ना कहीं वो समझ गया कि एकांशी इसका गलत मतलब निकाल लेगी। इसलिए उसने हल्की आवाज के साथ कहना शुरू किया, मुझे अच्छे से याद है, कॉलेज के दिनों में सारे क्लासमेट हमें एक कपल समझते थे, पर इसमें जरा भी सच्चाई नहीं थी। भले ही तुम्हारे दोस्तों का कहना था कि मैं तुम्हारा बॉयफ्रेंड भी बन सकता था, लेकिन हम हमेशा एक अच्छे दोस्त बने रहे। अयांश इसे एक्सप्लेन करते हुए इस तरह कह रहा था जैसे वो एकांशी के मन में अपने और कृति के रिलेशन को लेकर किसी भी तरह की कोई गलतफहमी नहीं डालना चाहता था। कृति अयांश के इन बातों को सुनकर ये विश्वास कर ही नहीं पा रही थी कि हमेशा शांत रहने वाला अयांश एकांशी के मन में किसी भी गलतफहमी को पनपने से पहले ही खत्म कर देना चाह रहा था। थोड़े अजीब एक्सप्रेशन के साथ कृति एक बार फिर जोर जोर से हंसने लगी और एकांशी के हथेली को पकड़ते हुए बोली, अयांश तुमने मेरा पूरा मजाक खराब कर दिया। इतना अच्छा मैंने एकांशी को सीरियस किया था, ये अभी बस तुम्हारे मुंह पर जूस फेंक कर भगाने ही वाली थी। कितना सुंदर नजारा होता और कल के पेपर में हेडलाइन छपती। जूस से नहाकर होटल के बाहर आया अयांश आदित्य, इतना कहते हुए कृति बेमतलब हंसती रही और उसके सामने बैठे अयांश और एकांशी थोड़ा सा भी मुस्कुराए बिना उसे देखने लगे। उसकी बेतुक के हंसी के खत्म होने का इंतजार किए बिना अयांश ने एकांशी की तरफ देखा और उससे कहा, जूस फेंकने वाली थी हाँ। ये कहते हुए अयांश की आंखों में साफ मजाक नजर आ रहा था, लेकिन वो आगे भी कुछ कह पाता उससे पहले ही उसका फोन रिंग करने लगा और वो दोनों को एक्सक्यूज मी कहते हुए अपने सीट से उठकर बाहर निकल गया। अयांश के वहाँ से जाते ही एकांशी ने कृति को एक नजर देखा और दोनों ही अपनी जगह से उठ गई। अपने अपने हैंडबैग को उठाते हुए दोनों दरवाजे की तरफ बढ़ी और वहाँ से निकलकर लिफ्ट की तरफ चली गई। लिफ्ट तक पहुंचकर दोनों ने अयांश को अपनी नजरों की मदद से इधर उधर ढूंढा, लेकिन जब उन्हें वो कहीं भी नजर नहीं आया तो दोनों बिना कुछ बोले समझ गई कि वो उन्हें छोड़कर जा चुका है। लिफ्ट से नीचे आने के बाद कृति ने एकांशी को होटल वापस छोड़ने का ऑफर किया, लेकिन चूंकि एकांशी पहले ही कृति को बहुत परेशान कर चुकी थी, इसलिए उसने कृति को साफ तौर से मना करते हुए कहा, नहीं, मैं खुद ही चली जाऊंगी, आपको और ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। एकांशी की बात सुनने के बाद कृति ने एकांशी को और ज्यादा इंसिस्ट नहीं किया और अपने फोन में देखते हुए बोली, सॉरी, तुम्हें यहाँ लाकर छोड़ रही हूँ, मेरी स्क्रिप्ट मीटिंग है, सो सॉरी, चलो मैं तुम्हें कैब में बैठा देती हूँ। हाँ, एकांशी ने मुस्कुराते हुए कहा और दोनों रेस्टोरेंट से बाहर निकल आई। कुछ 2 मिनट वहीं खड़े रहने के बाद भी जब उन्हें कोई कैब नजर नहीं आई तो एकांशी ने सहजता से कृति के हाथ को पकड़ा और उसे अपने काम पर जाने के लिए फ्री करते हुए कहने लगी, कृति आप जाइए, मैं सच में सेफली होटल चली जाऊंगी और ट्रीट के लिए शुक्रिया। कृति जो कि अपने फोन के मैसेज को लगातार घूर रही थी, वो पहले कुछ पल के लिए हिचकिचाई, लेकिन अपने काम के अर्जेंट होने की वजह से उसने और अधिक देर नहीं किया और एकांशी को गले से लगाते हुए बोली, एकांशी तुमसे बॉयफ्रेंड वाला मजाक करने के लिए सॉरी। अयांश और मेरा रिश्ता भाई बहन की तरह है, इसलिए इसे लेकर ज्यादा मत सोचना, मैं तुम्हें फिर मिलूंगी।
इतना कहते हुए उसने अपने फोन में वक्त देखा और अगले ही पल उससे अलग होकर बाय कहते हुए वहाँ से अपनी कार की तरफ बढ़ गई। कृति को बाय करते हुए एकांशी भी अपने होठों पर एक मीठी मुस्कान लिए अपने हाथ को हवा में लहराने लगी। तभी उसे अपने पीछे से एक जानी पहचानी आवाज आई जो कि काफी मध्यम सुनाई पड़ रही थी। एकांशी आकर कार में बैठो। इस आवाज को सुनने के साथ ही एकांशी ने अपने सिर को मोड़कर पीछे देखा। वहाँ पीछे उससे लगभग 10-15 कदम की दूरी पर एक कार खड़ी थी जिसमें बैठा अयांश उसकी तरफ ही देख रहा था। उसे वहाँ देख एकांशी के होंठों की मुस्कान थोड़ी और बड़ी हो गई और अगले ही पल उसने अपने कदम को आगे कार की तरफ बढ़ाना शुरू कर दिया। लेकिन अभी वो कुछ दूर ही चली थी कि तभी उसे अपने आगे एक तेज रफ्तार में चलती हुई कार दिखी जो इस तरह उसकी तरफ बढ़ रही थी जैसे उसका मुख्य लक्ष्य उसे हिट करते हुए आगे निकलने का था। हर एक सेकंड के साथ उस कार को अपनी तरफ बढ़ता देख एकांशी का पाँव जैसे एक ही जगह पर जम गया था और उसकी आंखें असाधारण रूप से फैल गई थी। कार के रूप में खुद की तरफ मौत को बढ़ता हुआ देख एकांशी की नजरें कभी सड़क के एक किनारे कार में बैठे अयांश की तरफ घूम जा रही थी तो कभी तेजी से बढ़ती उस कार की तरफ। वहीं दूसरी तरफ एकांशी को एक ही जगह पर रुका हुआ देख अयांश समझ नहीं पा रहा था कि वो क्या सोच रही है या उसके साथ कार में बैठने से क्यों झिझक रही है। हालांकि एकांशी के चेहरे पर आई अजीब सी घबराहट देख उसे भी कुछ चिंता होने लगी थी। शायद इसलिए उसने उसकी पुतलियों का पीछा किया और अपने सिर को कार की खिड़की से बाहर निकाल उस तरफ ही देखने लगा जिस ओर एकांशी तक घूरे जा रही थी। अगले ही पल उसे अपने कार के बिल्कुल करीब से एक काली गाड़ी तेजी से गुजरती हुई दिखी जिसके फ्रंट सीट पर बैठे ड्राइवर को अयांश जरा सा भी नहीं पहचान सका। लेकिन जैसे ही उसकी नजर पीछे की सीट पर बैठे 24-25 साल के लड़के पर पड़ी जो कि कोई और नहीं बल्कि एमएलए का बेटा था, तब यकायक उसे एकांशी के एक ही जगह पर रुकने का कारण समझ आ गया और वो तुरंत ही अपने कार से बाहर निकलकर एकांशी को वहां से बचाने के मकसद से उसकी तरफ भागा। लेकिन चूंकि कार अयांश के चाल से काफी तेजी से आगे बढ़ रही थी इसलिए वो उससे काफी दूर निकल गया। इधर एकांशी ने खुद को बचाने के लिए अपने कदम पीछे करने के बारे में सोचा, लेकिन जैसा कि वो पीछे की तरफ भागने पर भी खुद को उस रफ्तार से चलती कार से नहीं बचा सकती थी, इसलिए दहशत में उसने अपने बाह को उठाकर अपने चेहरे को ढक लिया और अपने पूरे शरीर को कांपता हुआ महसूस करने लगी। बस कुछ ही सेकंड में एकांशी की एक छोटी सी चीख निकल गई, लेकिन कार से टक्कर खाने से पहले ही उसे अपने कमर और पीठ पर किसी की मजबूत पकड़ महसूस हुई, जिसके अगले ही पल वो उस अनजाने शख्स द्वारा अपनी निश्चित जगह से खींच ली गई। हालांकि झटके से खींचने की वजह से वो दोनों कार से दूर सड़क पर गिर गए, जिसके एक सेकंड बाद ही एकांशी ने अपने हथेली को सड़क के रूखेपन पर घिसटने से एक तेज असहनीय दर्द महसूस किया। इधर दौड़ता हुआ अयांश कार को एकांशी के बिल्कुल करीब पहुंचा देख अपने पूरी शरीर की शक्ति का इस्तेमाल करते हुए एकांशी चिल्लाया और एकाएक वहीं एक जगह पर खड़ा उसे सड़क पर गिरता हुआ देखने लगा। उस एक लम्हे में उसकी धड़कनें जैसे उसके दिल को छोड़कर कहीं रुक गई थी। वो बिल्कुल भी सांस नहीं ले पा रहा था। एक संघर्ष के साथ उसने अपने कदम एकांशी की तरफ बढ़ाए। उसकी तरफ बढ़ते हुए उसके आंखों के आगे अपने माता पिता की वही तस्वीर उभरने लगी जो उसने आखिरी बार अदित्य मेंशन में खून से लथपथ फर्श पर रखी देखी थी। आंखों में आए आंसुओं की वजह से और लोगों की इकट्ठा हुई भीड़ की वजह से अयांश अब साफ तौर से एकांशी को नहीं देख पा रहा था, इसलिए उसे ये एहसास नहीं हुआ कि एकांशी किसी के द्वारा पहले ही खींच ली गई थी। वहीं दूसरी तरफ ये सब कुछ इतनी जल्दबाजी में हुआ था कि एकांशी का दिमाग खुद को उस कार से टक्कर लगता हुआ ही आभास कर रहा था, जो कि उस आदमी की शक्तिशाली पकड़ की वजह से कुछ ही सेकंड में खत्म हो गया। उस अनजान शख्स ने उसे बड़ी ताकत के साथ अपने ऊपर पकड़ रखा था और उसके चेहरे को अपने सीने के खिलाफ दबाए हुए था, जिसके कारण एकांशी उसका चेहरा नहीं देख पा रही थी और उस शख्स को पहले कुछ सेकंडों तक अयांश समझती रही। लेकिन जैसे ही उसने खुद के दिमाग को थोड़ा स्थिर किया, उसे उस शख्स की परफ्यूम की खुशबू कुछ अलग लगी।
जो अयांश की तो बिल्कुल नहीं थी। वो कुछ और भी सोच पाती या रिएक्ट करती उससे पहले ही उसके कानों में एक जानी पहचानी आवाज आई, जो कि उस अनजान शख्स की तरफ से थी। क्या तुम ठीक हो? उसका सवाल सुनते ही एकांशी ने बिना कुछ भी कहे उसके हाथ को अपने सिर और पीठ से अलग करने के लिए अपने हाथ को उसके सीने पर 2 बार थपथपाया, जिसके अगले ही सेकंड उस शख्स ने अपने हाथों की पकड़ को कुछ ढीली करते हुए कहा, माफ करना, मैं ध्यान नहीं दे पाया। थैंक यू। एकांशी ने बिना देरी किए अपने आप को उस शख्स के ऊपर से उठाया और उससे अलग हटकर बिना उसकी तरफ देखे अपने सिर को उन लोगों की तरफ उठा लिया जो उन्हें अब तक घेर कर खड़े हो चुके थे। अपने तेजी से धड़कते दिल के डर को थोड़ा काबू में करने के बाद ही कहीं जाकर एकांशी खड़ी होने की कोशिश करने लगी, लेकिन जैसे ही वो थोड़ा मूव हुई उसके टखने और कमर में तेज दर्द महसूस हुई और वो वापस सड़क पर बैठ गई। एकांशी के यूं सड़क पर वापस अचानक गिर जाने पर उस अनजान शख्स ने बिना कुछ सोचे एकांशी की जख्मी हथेली को अपने हाथ में पकड़ा और चिंतित स्वर में बोला, एकांशी, क्या सच में तुम ठीक हो? उस आवाज में अपना नाम सुनकर एकांशी ने अपने शरीर के अलग अलग हिस्से में हो रहे दर्द को नजरअंदाज किया और अपने सिर को ऊपर उठाकर अपने सामने घुटनों के बल बैठे 25 साल के लड़के को देखा। उसके चेहरे की आकृति एकांशी के लिए परिचित थी। उसकी लंबी कद काठी और समंदर की तुलना में अधिक गहरा और शांत भवभून चेहरा आकर्षित नजर आ रहा था। एक नजर देखने मात्र से ही एकांशी के होंठ अपने आप ही खुल गए और उसने कहा, सीनियर आदित्य, तुम्हें मैं याद हूँ। वो अनजान शख्स जिसे अभी भी एकांशी हैरानी से घूरे जा रही थी, ये कहते हुए मुस्कुराया और एकांशी के हथेली की तरफ इशारा करते हुए उसके घाव को देखने के लिए उसके आस्तीन को ऊपर उठाने लगा। उसी पल एकांशी के कानों में अयांश की घबराहट और परेशान सी आवाज आई, एकांशी, तुम ठीक हो? अचानक अयांश की आवाज सुनते ही एकांशी का ध्यान पूरी तरह से सामने बैठे आदित्य से हट गया और उसने अपने सिर को थोड़ा घुमाकर अपने पीछे भीड़ से निकलते अयांश को देखना शुरू कर दिया। लेकिन अभी वो उसके परेशान से चेहरे को एक झलक भी देख पाती उससे पहले ही अयांश उच्छृंखलता से उसके करीब आते हुए उसके सिर को अपने सीने में छुपा लिया। अपनी लंबी मजबूत भुजाओं के बीच एकांशी को घेरते हुए उसने सबसे पहले उसके माथे को चूमा और फिर अपनी लड़खड़ाई सी आवाज को संभालते हुए कहने लगा, तुम्हें कहीं चोट लगी है? तुम वहाँ से हट क्यों नहीं रही थी? तुम सच में बेवकूफ हो क्या? अभी कुछ हो जाता तो तुम्हें, क्या तुम कभी मेरे बारे में नहीं सोचती? मैं ठीक हूँ। एकांशी, जो अभी भी थोड़ी डरी हुई थी, उसने अयांश के तेज हो चुकी धड़कनों को सुनकर चैन की सांस भरी। अपने चेहरे पर एक स्माइल के साथ उसने सबसे पहले अयांश को देखा और फिर अपने हाथ की एक उंगली से आदित्य की तरफ इशारा करते हुए कहने लगी, सीनियर ने मुझे वहाँ से खींच लिया था, लेकिन वो कार मुझे क्यों हिट करना चाहती थी मुझे नहीं पता। इतना कहते हुए एकांशी एक पल के लिए रुकी और अयांश के तेज धड़कते दिल पर अपना हाथ रख आहिस्ते से कहा, वो तो बस मुझे मारने ही वाला था, वो ऐसा क्यों कर रहा था? इट्स फाइन, तुम ठीक हो, इससे ज्यादा हम सबको क्या चाहिए, घबराओ मत। आदित्य, जो कि एकांशी के लिए किसी को इतनी चिंता करता देख काफी संयमित लग रहा था, उसने कहा और वहाँ से उठकर खड़ा होते हुए एकांशी की तरफ अपना हाथ आगे कर अयांश से बोला, जेंटलमैन, अगर आपने परिस्थिति का फायदा उठा लिया हो तो क्या आप मेरी दोस्त को छोड़ना पसंद करेंगे? इतना कहते कहते वो थोड़ा और झुका और फिर एकांशी के सिर को अयांश के सीने से थोड़ा अलग करते हुए कहने लगा, एकांशी, चलो मैं तुम्हें हॉस्पिटल ले चलता हूँ। आदित्य के मुंह से इतनी साहसिक और अति आत्मविश्वास के साथ बोलता और एकांशी को अपने आप से दूर करता देख अयांश की आंखें अनायास ही सितारे से भी अधिक ठंडी हो गई और भौहें घृणा से कुछ ऊपर को तन गई, जिसकी वजह से उसने एकांशी की तरफ सवालिया नजरों से देखा और शीतलहर से भी अधिक ठंडी आवाज में पूछने लगा, कौन है ये? अयांश, वो ये। इतना कहते हुए ही एकांशी ने अपनी आंखों को मीच कर बंद कर लिया और एक सिसकारी भरते हुए अपने होंठों पर दांतों को ले आई, जिसे देख अयांश ने उसके हथेली के घाव वाले हिस्से पर नजर डाली और अगले ही पल आदित्य को घूरते हुए बोला, नॉनसेंस।
ऐसा कहने के 1 सेकंड बाद ही उसने एकांशी के गले और कमर में अपने हाथ को फंसाया और उसे सड़क से उठाकर अपनी बाहों में भर लिया। जख्मी हाथ के साथ एकांशी को उठाने में अयांश को थोड़ा मुशक्कत हुई, लेकिन आखिरकार वो उसे लेकर खड़ा हो गया। अयांश के चेहरे पर उभरी लकीर और अपने लिए इतनी कंसर्न देख एकांशी के मन से अयांश द्वारा बैठाया डर कुछ कम होने लगा, जिसकी वजह से थोड़ा झिझकते हुए उसने पूछा, आप मेरे लिए फिक्रमंद थे क्या? अगर मुझे कुछ हो जाता तो क्या फर्क पड़ जाता? वैसे भी आप मुझसे छुटकारा पाना चाहते हैं। तुम्हें चोट लगी है तो क्या तुम अपना मुंह बंद नहीं रख सकती? दिमाग में भी कहीं चोट लग गई है क्या? एकांशी की बातों का जवाब देते हुए अयांश ने कहा। ये पहली बार था जब अयांश ने उसकी बात का जवाब इतनी जल्दी और बिना सोचे समझे दिया था, जिसकी वजह से एकांशी की धड़कनें बेतहाशा बढ़ने लगी और उसके गाल शर्म से थोड़े लाल दिखाई देने लगे। अपनी पलकों को फड़फड़ाते हुए उसने अपने होंठों के कोनों को मुस्कुराने से रोका और आगे कुछ कहने के लिए अपने मुंह को खोलने लगी, लेकिन एक शब्द निकालने से पहले ही उसके कानों में पीछे दौड़ते आदित्य की आवाज पड़ी, हे एकांशी, 1 मिनट रुको। उस आवाज को सुनते ही अयांश रुकने के बजाय और अधिक तेजी से चलने लगा और लगभग 10 से 20 सेकंड में ही अपने बुक किए हुए कार के पास पहुंच गया। ड्राइवर को दरवाजा खोलने के लिए इशारा करते हुए उसने सामान्य से लहजे में ड्राइवर से कहा, यहाँ के किसी नजदीकी हॉस्पिटल में ले चलना। जिस पर आगे से ड्राइवर का जवाब आया, जी सर। एकांशी को सजगता से कार के बैक सीट पर बैठा लेने के बाद अयांश ने आदित्य की आवाज अपने ठीक पीछे से आती सुनी, जो कि साफ तौर से एकांशी को वहां से ले जाने पर ही सवाल उठा रहा था। तुम कौन होते हो उसे यहाँ से ले जाने वाले? एकांशी, जो कि कार के अंदर बैठी हुई थी, उसके ऑब्जेक्शन को सुन अपने सिर को दरवाजे से थोड़ा बाहर निकाल बोली, सीनियर आदित्य। ये अया। लेकिन वाक्य पूरा होने से पहले ही अयांश ने एकांशी के सिर पर अपने हाथ को रख पीछे कार के अंदर धकेला और अगले ही पल एक बैंग की आवाज के साथ कार के दरवाजे को बंद कर दिया। माइंड योर ऑन बिजनेस। एकांशी को आदित्य से बात करने से रोकने के बाद अयांश ने आदित्य को अपनी कर्कश आवाज से धमकाते हुए कहा और अगले ही पल कार के दरवाजे को खोल उसमें तेजी से ऐसे बैठ गया जैसे वो नहीं चाह रहा था कि एकांशी आदित्य के संपर्क में जाए या उसकी बात सुने। कार को दूर निकलता हुआ देख आदित्य, जो कि काफी कंफ्यूज हो चुका था, उसे एकांशी के साथ खड़े इंसान की जल्दबाजी का कारण समझ नहीं आया और उसने अपने सिर को थोड़ा झुकाकर अपने हाथ में लिए एकांशी के बैग को देखा और मन ही मन बुदबुदाया, क्या पागल आदमी था, मुझे तो बस ये बैग वापस करना था। डॉक्टर से मिलने और एकांशी के घाव पर पट्टी करवाने के बाद अयांश एकांशी को वापस अपने कार तक ले आया और उसे कार में बैठाते हुए बोला, मैं दवाइयाँ लेकर आता हूँ, कार से निकलने की जरूरत नहीं है। इतना कहते हुए अयांश लगातार अपने फोन में कुछ देखता रहा और फिर वहां से चलते हुए हॉस्पिटल की तरफ बढ़ गया। फोन पर एक कॉल डायल कर उसने फोन को अपने कान तक उठाया और बोला, वो बदमाश जेल से बाहर कैसे आया? एक काम करो, इंदौर के एमएलए के साथ मेरी एक वीडियो मीटिंग अरेंज करो और अगर वो मिलने से मना करता है तो आर्य से कहो उसके बेटे पर अटेम्प्ट टू मर्डर का केस तैयार करें। तभी दूसरी ओर की आवाज सुनने के बाद वो बोला, नहीं नहीं एकांशी, ठीक है, बस ये सभी जल्दी करो। फोन पर कहते हुए अयांश ने कॉल डिस्कनेक्ट कर दिया। दवाइयों को खरीदते हुए अयांश का फोन एक बार फिर रिंग करने लगा, जिसे बिना देखे ही उसने पिक कर लिया, जिसके 1 सेकेंड बाद ही फोन की दूसरी तरफ से राजवी की वही जानी पहचानी आवाज आई, अयांश कहाँ हो तुम? SMI ग्रुप के CEO आज रात को बंगलौर आ रहे हैं और कल सुबह यहाँ से कनाडा के लिए निकल जाएंगे, इसलिए उनसे मिलने का हमारे पास सिर्फ आज रात का ही मौका है। तुम रेडी हो तो क्या मैं उन्हें मीटिंग के लिए हाँ कर दूं? हाँ, उनसे कहो कि हम मीटिंग करेंगे, टाइम फिक्स होते ही मुझे मैसेज कर देना। उसकी बातों को गंभीरता से सुनने के बाद अयांश ने सिर्फ इतना ही कहा और कॉल को कट कर दिया। राजवी से बात करते हुए वो कब अपने कार तक पहुंच गया, उसे खबर भी नहीं लगी।
कार के अंदर दाखिल होते हुए उसने शांति से सीट पर एक तरफ बैठी एकांशी को नजर भर देखा और उसकी तरफ मेडिसिन के पैकेट को बढ़ाते हुए बोला, दवा कैसे लेना है ये सब लिखा हुआ है। शुक्रिया और आपको मेरी वजह से परेशान होना पड़ा, उसके लिए सॉरी। एकांशी अपनी नरम हाथ से मेडिसिन का पैकेट लेते हुए बोली और अयांश के कुछ बोलने का इंतजार करने लगी। लेकिन जब 2 मिनट बाद भी अयांश ने कुछ नहीं कहा तो उसने अपनी पलकों को उठाकर उसके चेहरे को देखा। उसे देखकर एकांशी को ये साफ महसूस हो रहा था कि अयांश किसी गहरी चिंतन में डूबा हुआ है और तो और वो उसकी बात सुनने में भी कोई दिलचस्पी नहीं ले रहा है। इसलिए असहजता में एकांशी के होंठ थोड़े मुस्कुरा दिए और वो अपने सिर को अयांश की तरफ से मोड़कर खिड़की की तरफ घुमाने लगी। लेकिन उसी पल उसे अयांश के फोन पर नोटिफिकेशन आने की रिंग सुनाई पड़ी और ना चाहते हुए भी वो उसके फोन में अपनी कनखी नजर से देखने लगी। अयांश के फोन पर राजवी का नोटिफिकेशन आया हुआ देख एकांशी का दिमाग जैसे एक झटके में तनाव से भरने लगा। हालांकि उसने अपनी उलझन को किसी भी तरह से अयांश के सामने जाहिर नहीं होने दिया और चुपचाप उसके फोन में राजवी के भेजे गए मैसेज को पढ़ने लगी, जिसमें साफ तौर से रात के 11 बजे का वक्त लिखा हुआ था और उसके 10 सेकंड बाद ही उस पर राजवी द्वारा एक और मैसेज भेजा गया जो कि एक एड्रेस था, द लीला पैलेस। मैसेज को पढ़ते हुए एकांशी का ध्यान तब टूट गया जब अयांश ने अपने फोन को लॉक कर दिया और सामने की तरफ देखते हुए ड्राइवर से बोला, कार को धीरे ले चलो, यहाँ एक पेशेंट है। जी सर, कार ड्राइवर ने सहजता से जवाब दिया और कार की स्पीड तुरंत कुछ कम हो गई। वहीं एकांशी राजवी के मैसेज में टाइम और होटल के एड्रेस का मतलब अभी भी अपने मन में समझती रही। उसका छोटा सा चेहरा इस वक्त कई सारे रेखाओं को उकेरे हुए था और वो अपने मन में कोई भी गलत चीज सोचने से खुद को रोक रही थी। उसका दिल जितना अयांश पर यकीन करना चाहता था, उसका दिमाग उतना ही उसे अयांश और राजवी के रिश्ते को लेकर सवाल खड़ा कर रहा था। होटल पहुंचने तक एकांशी अपने मन में ही अयांश और राजवी के रिश्ते के बारे में अलग अलग मिथक बनाती रही। वहीं अयांश अपने फोन में किसी डॉक्यूमेंट को बारीकी से पढ़ता और उसे सुधारने में व्यस्त रहा। इसलिए जब कार होटल के सामने रुकी तो किसी ने भी कार से निकलने की पहल नहीं की, जिस पर ड्राइवर खुद ही पीछे मुड़ा और दोनों को उनके ख्यालों से बाहर निकालते हुए बोला, सर, हम होटल तक पहुंच गए हैं। ड्राइवर की आवाज सुनते ही अयांश और एकांशी दोनों ने अपने सिर को उसकी तरफ उठाया और हाँ कहते हुए अपनी अपनी तरफ का दरवाजा खोल बाहर निकल गए। चूंकि एकांशी के पैर में लगी चोट अभी भी दर्द दे रहा था, इसलिए कार से निकलकर वो अभी खुद को स्थिर खड़ा करने की कोशिश में ही लगी हुई थी। तभी उसे अयांश की आवाज सुनाई पड़ी जो कि कार ड्राइवर से कह रहा था, कल सुबह तक के लिए मैं ये कार लेना चाहता हूँ। ड्राइवर बोला, ज्यादा पैसे लगेंगे। ओके, कल सुबह अपनी कार और पेमेंट ले जाना, अयांश ने कहा, जिसके अगले 2 मिनट बाद ही ड्राइवर कार से बाहर निकल आया और उसकी तरफ चाबी बढ़ाते हुए बोला, अगर कार डैमेज होती है तो उसकी भी भरपाई करनी पड़ेगी। जिसके जवाब में अयांश ने कुछ भी नहीं कहा और उससे चाबी लेकर एकांशी की तरफ बढ़ गया, जो कि अभी भी कार से टिककर ही खड़ी उनकी बातों को सुन रही थी। क्या तुम चल सकती हो? अचानक अयांश की आवाज अपने इतने समीप से आता सुन एकांशी घबरा गई और झट से अपने सिर को ना में हिलाकर वहाँ से लंगड़ाते हुए चलते हुए बोली, मैं ठीक हूँ, मुझे दर्द नहीं हो रहा है, मैं चल सकती हूँ। इतना कहते हुए एकांशी वहाँ से इस तरह भागने लगी जैसे अयांश उसे उसकी और ड्राइवर की बात सुनने के लिए डांटने वाला है। एकांशी को लगड़ाते हुए भी इतना तेज चलता देख अयांश की पुतलियां सिकुड़ गई और उसके चेहरे पर खुशी की दमक साफ हो गई। उसे गिरने से बचाने और इतनी तेज गति में चलने से रोकने का मकसद लिए अयांश भी तेजी से उसके पीछे गया और बिल्कुल उसके पीछे परछाई की तरह चलने लगा। तभी एकांशी ने अपने मोच आई पैर पर लापरवाही से अधिक दबाव दिया, जिसकी वजह से शायद उसे दर्द हुआ और एक सिसकी के साथ एक जगह ही रुक गई। सामने आते हुए अयांश ने परेशान होते हुए थोड़ा झिड़क कर बोला, जब जानती हो कि पैर में चोट है तो लापरवाही से क्यों चल रही हो? क्या तुम और अधिक बीमार पड़ के मुझसे सेवा करवाना चाहती हो?
नहीं, मैंने ऐसा कभी नहीं सोचा। लेकिन आप मेरे लिए परेशान क्यों हो रहे हैं, जबकि आप मुझे पसंद भी नहीं करते? एकांशी को फिर से वही सवाल करता सुन अयांश झेप गया। उसकी नजर एकांशी के आंखों की ठंडी खुशी से जा मिली। वो अपनी संकरी नजरों से लगातार उसे पढ़ने की कोशिश करने लगा, जिस पर अयांश तुरंत ही उससे दूर हो गया और अपने गले को साफ करते हुए बोला, मैंने इसलिए पूछा क्योंकि मैं नहीं चाहता कि तुम्हें और चोट लगे, जिसके बाद मुझे ही तुम्हें उठाकर चलना पड़े। मैं अपना ही नुकसान नहीं करता। अयांश को गंभीरता से सुनते हुए एकांशी ने अपने सिर को निराशा में झुका लिया और फिर एक गहरी सांस भरते हुए बोली, ऐसा नहीं होगा, आपको मुझे उठाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कहते हुए जैसे ही एकांशी की नजर सामने से मिनी ड्रेस में आती राजवी पर पड़ी, तुरंत ही एकांशी आगे बढ़ी और बिना सोचे समझे अयांश के बाह को पकड़ते हुए उत्तेजित आवाज में बोली, उठाइए। क्या? अयांश चौंका। एकांशी राजवी को देख अपने पैर की तरफ झुक गई और अधिक जल्दबाजी में कहने लगी, दर्द हो रहा है। आपने अभी कहा ना कि मुझे दर्द होगा तो आप मुझे उठाएंगे, तो जल्दी कीजिए। क्या तुमने तो अभी कहा कि तुम्हें दर्द नहीं हो रहा? अयांश एकांशी को ऊपर से नीचे तक उसके अचानक बदलते हाव भाव को ऑब्जर्व करने लगा। तभी उसकी नजर होटल के रिसेप्शन पर खड़े आदित्य पर पड़ी, जो अपने हाथ में एकांशी का बैग लिए स्टाफ से कुछ पूछ रहा था। उसे देखते ही अयांश एकांशी के कही बात पर बिना को ऑब्जेक्शन लगाए थोड़ा झुका और अगले ही पल एकांशी को अपनी बाहों में उठाते हुए बोला, ये सिर्फ तुम्हारी इच्छा थी, इससे मेरा कोई लेना देना नहीं है। हाँ, एकांशी धैर्यपूर्वक बोली और अभी भी अयांश के कंधों के ऊपर से झांकते हुए राजवी को देखती रही। उसी पल अयांश रिसेप्शन की तरफ बढ़ा और जानबूझकर आदित्य के सामने आकर खड़ा हो गया। एकांशी को देखते ही आदित्य मुस्कुराया, लेकिन अयांश की ज्वलित आंखों की ताप को अपने ऊपर ही गिरता महसूस कर उसके चेहरे की चौड़ी सी मुस्कान फीकी पड़ गई और उसने कहा, एकांशी, मैं तुम्हारा बैग वापस करने आया हूँ। अचानक आदित्य की आवाज सुन एकांशी अपना ध्यान राजवी से तोड़ते हुए दूसरी ओर पलटी और आदित्य को एक नजर देख जल्दी से उसके हाथ से बैग लेते हुए मुस्कुरा कर बोली, थैंक यू सीनियर। इतना कह एकांशी फिर पलटी और राजवी की तरफ देखने लगी। एकांशी को शून्य चित्त देख आदित्य फिर बोला, इतने सालों बाद तुम दिखी, अगर फ्री हो तो कल साथ में लंच करें। एकांशी, जो अभी भी राजवी को ये ही दिखाने के फिक्र में थी कि अयांश ने उसे कैरी किया हुआ है, उसने बिना ध्यान दिए कह दिया, ठीक है, कल मिलते हैं, अभी आप जाइए। ओके, तब तुम आराम करो, मैं चलता हूँ, आदित्य खुशी से चहकते हुए बोला और अयांश को एक नजर देख वहाँ से मुड़कर जाने लगा। लेकिन जाने से पहले वो एक बार फिर घूम गया और अयांश की तरफ इशारा करते हुए एकांशी से बोला, मैं तुम्हें यहीं से पिक कर लूंगा, इस अजीब से प्राणी को साथ लेकर मत आना। ठीक है, एकांशी एक बार फिर बिना अयांश के बदलते मूड की तरफ ध्यान दिए बोली। वहीं एकांशी को किसी दूसरे लड़के के साथ लंच के लिए हाँ करता सुन अयांश की भौहें गुस्से से तन गई। अचानक उसका दिमाग कुछ दिनों से भूल चुकी एकांशी की ट्रिक्स, उसका ड्रिंक में पिल्स डालना याद करने लगा, जिसकी वजह से एक पल के साथ उसके भाव ठंडे पड़ने लगे, जिससे एकांशी के शरीर पर उसकी पकड़ ढीली पड़नी शुरू हो गई और उसका मन एक बार फिर एकांशी के लिए बुरा विचार बनाने लगा, जो उसके कंट्रोल के बाहर हो गया और अनायास ही उसने एकांशी को अपनी बाहों से फर्श पर गिरने के लिए छोड़ दिया। कहानी का अगला भाग देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल को प्रेस कर दीजिएगा। यह कहानी अच्छी लगी तो लाइक भी कीजिएगा और हमें कमेंट करके बताइएगा कि आपको यह कहानी कैसी लगी। धन्यवाद।